सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेजबान मानूर कुरैशी और मेरे साथ है अस्सलामुअलैकुम रिजवान अली अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। एक नया दिन, नया आगाज़, नई सुबह। उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिस पर बहुत सारे लोगों की तवज्जो है कि इस वक्त क्या होने जा रहा है और क्या होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इलेक्शंस के बाद आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं और इलेक्शंस की शानदार ट्रांसमिशंस पेश की गई पाकिस्तान टेलीविज़न के नेटवर्क पर। मारूफ तज्ज़ियाकार, तज्ज़िया निगार सब आपको आगाह करते रहे और इब्हाम से पाक अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मुसद्दका न्यूज़ थी इलेक्शन के हवाले से वो आप तक पाकिस्तान टेलीविज़न ने पहुँचाई और यही पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ का तुर्रा इम्तियाज़ है। इस मौके पर हम मानूर एक बात है जो बार बार कहते हैं लोगों से और अपने नाजरीन से भी, सामीन से, कि आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँचती है और आपके पास मुख्तलिफ ज़राए से इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। कुछ लोग अखबार पढ़ते हैं, कुछ लोग टेलीविज़न देखते हैं, फिर सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा सोर्स बन चुका है इन्फॉर्मेशन का। लेकिन हकीकत, सच, ये जानना, इसको परखना, इसमें आपका भी कहीं ना कहीं किरदार होना चाहिए। बिल्कुल जनाब, जहां हम बात करते हैं इलेक्शन 2024 की, वहां पे आपने पीटीवी न्यूज़ पर मैराथन ट्रांसमिशन तो देखी, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि गाइड भी करते रहे आवाम को कि पैनिक नहीं करना, सेंसेशनलिज्म से ज़रा पाक ट्रांसमिशन थी और इसके साथ साथ आपको अपडेट्स देते रहे। लेटेस्ट जो अपडेट्स थी वो भी आपके साथ शेयर करते रहे। अब जब हम अपडेट्स के हवाले से बात करते हैं और जब हम ट्रांसमिशन के हवाले से भी बात कर रहे थे, तो एक चीज़ पे हमारा बहुत फोकस था कि हम अपनी इकोनॉमी को कैसे बेहतर करेंगे, हम अपने फॉरेन रिलेशंस को कैसे बेहतर करेंगे। जो हमारे बरादर ममालिक हैं हम उनकी खुशियाँ भी सेलिब्रेट करते हैं, उनके दुख सुख में भी साथ खड़े होते हैं और यही खूबसूरती है हमारे रिलेशंस की। अगर पाकिस्तान और चीन के दोस्ती के हवाले से बात की जाए, उनके रिलेशंस के हवाले से बात की जाए, तो इसके बारे में कहा जाता है स्वीटर देन हनी, इतनी ज़्यादा मजबूत रिलेशंस। और हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ सीपैक बल्कि इससे पहले भी जो हिस्ट्री रही है रिलेशंस की वो बहुत पॉजिटिव रही है। अब जहां हम बात करते हैं सेलिब्रेशंस की, खुशियों की, तो चीनी कमरी साल का आगाज़ हो चुका है 10 फरवरी से। जहां पूरा चीन इसको सेलिब्रेट करे वहां पाकिस्तान में भी इसकी सेलिब्रेशंस जारी और सारी है और हम बहुत एक्साइटेड है। और आपने हमारा स्टूडियो भी देखा होगा, हमने भी आज जो है अपना स्टूडियो डेकोरेट किया और हम अपनी जो चीनी बरादरी है उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ हमारे नेबरहुड का रिलेशन है बल्कि हमारे उनके साथ अब सीपैक भी है और भी देखते हैं। वो जो तो आपने कहा ना स्ट्रॉन्ग रिलेशंस है, शहद से मीठी है, समुद्रों से गहरी है, हिमालय से बुलंद है और फुलाद से ज्यादा मजबूत ये दोस्ती। और 75 साल से ज्यादा का ये हमारा साथ है। मुश्किल हालात हों, पाकिस्तान में मुश्किल हालात हों, चीन में मुश्किल हालात हों, सफारती सतह पर मुश्किल हालात हों, तो हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहें। और जब कमरी साल की बात करते हैं तो ये बहार की आमद का ऐलान होता है और हर कमरी साल ये 2 हफ्ते का विंटर और जो विंटर के बाद स्प्रिंग फेस्टिवल इसका आगाज़ हो जाता है। और इस पर महानूर सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ होती है कि एक तो खाने बहुत मज़ेदार होते हैं, दूसरा ट्रैवलिंग बहुत खूब होती है। चाइनीज़ सब कुछ छोड़ के अपने काम से छुट्टियाँ करते हैं और उसके बाद उन छुट्टियों में ट्रैवलिंग करते हैं, अपने अपने नेटिव टाउन, अपने अपने आबाई इलाकों में जाते हैं, अपने अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं। और इन दिनों में ख़ास तौर पर ये जो फेस्टिवल है जिसे हम मौसम बहार का जश्न कहते हैं, इस दौरान बहुत सारी खुशियाँ तकसीम की जाती हैं, शेयर की जाती हैं और हर साल को किसी न किसी जानवर से मखसूस किया जाता है, मुख्तस किया जाता है। मजमूई तौर पर 12 जानवर हैं। बिल्कुल जनाब, और कहा यह जाता है, इसके पीछे हिस्ट्री ये है, लॉजिक ये है कि हर जानवर में कोई ना कोई खसूसियत होती है और उस साल से जो है उसको मुंसलिक किया जाता है, एसोसिएट किया जाता है। अब ये जो 2024 है और ये जो अब साल स्टार्ट हुआ है, ये है ड्रैगन ईयर और ड्रैगन ईयर को सेलिब्रेट किया जा रहा है। पाकिस्तान में भी आपने देखा होगा कि सेलिब्रेशंस का आगाज़ कर दिया गया है। तो जहां हम सेलिब्रेशंस की बात करते हैं वहां पे जरा चाइनीज कल्चर और चाइनीज म्यूजिक भी जरा देख लेते हैं कि क्या सेलिब्रेशंस हो रही है। ऐसा म्यूजिक होता है कि जैसे ही आपको दूर से कहीं सुनाई दे तो आप फौरन पहचान जाता है कि हाँ ये सकाफती चीनी मौसीकी है। और सकाफती चीनी मौसीकी के हवाले से क्या खास है, इस हवाले से एक पैकेज देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। चीन के नए कमरी साल और बहार के मेले के मौके पर इस्लामाबाद में चीनी सिफारत खाने में रिवायती डांस का एहतमाम किया गया। चीन के इस नए कमरी साल का आगाज 10 फरवरी को हुआ। बहार का ये मेला जो स्प्रिंग फेस्टिवल के नाम से मशहूर है, 1 हफ्ते तक जारी रहता है।
जी जनाब, चाइनीज न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के हवाले से आप जो है ना अलामती देखते हैं, ये ड्रैगन ईयर है, लेकिन आप देख रहे थे डांस परफॉर्मेंस भी, कल्चरल परफॉर्मेंस भी, और अब हमारे दरमियान भी एक ड्रैगन मौजूद है। जहां ड्रैगन ईयर का आगाज हुआ है वहां पे हम भी चाइनीज ईयर को ड्रैगन के साथ मना रहे हैं, लेकिन है बड़ा क्यूट। चाइनीज की बहुत सारी मूवीज आपने देखी होंगी, और फिर उनको खासतौर पर जब हम मूवीज की बात करते हैं तो उसमें एक्शन होता है, और एक्शन में ड्रैगन का किरदार, ड्रैगन की वफा और ड्रैगन की हिम्मत जो होती है, खास और जो हॉरर होता है वो अब जो इसमें अच्छा मूवीज में ज्यादातर हम देखते हैं कि ड्रैगन जो है वो प्रोटेक्शन के लिए आता है, चाहे वो कबीला हो। हाँ, ये तो एक मैसेज है पूरे यूनिवर्स के लिए होता है कि आप अगर किसी को डराएंगे तो आपके लिए खतरनाक होगा, लेकिन अगर आप किसी को प्यार का, मोहब्बत का सिग्नल देंगे तो फिर उतना ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल दूसरी जानिब से भी आता है। और ड्रैगन मूवीज में हमने नॉर्मली यही देखा है कि कोई एक शख्स कबीले में से उस ड्रैगन का ख्याल करता है तो वो उनकी हिफाजत के लिए वापस भी आता है। खैर जी, ये तो ड्रैगन के हवाले से बात थी, लेकिन जहां हम चाइनीज ईयर के सेलिब्रेशंस के हवाले से बात करें तो वी आर सो ऑनर्ड कि हमारी जो सुबह पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला है हिज एक्सीलेंसी चाइनीज एम्बेसडर टू पाकिस्तान जियांग जेटोंग ने, और सुबह पाकिस्तान की टीम प्रॉपर गई, उनसे जाना उनका क्या विजन है इस साल में, और ख़ास तौर पे जो इंटरव्यू कर रहे हैं वो है इरज हैदर रिजवी, और उन्होंने जो एम्बेसडर टू पाकिस्तान है उनसे उनका विजन इस साल के हवाले से जो बातचीत की है, आइए देखते हैं। हेलो इज़्ज़त माब चियांग जाइतुंग। चीनी दोस्तों के साथ चीनी सिफारत खाने में आना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और बड़ी हमारी इज़्ज़त अफजाई है, और इस बात की भी बहुत खुशी है कि हम मौसम बहार का ये जश्न आपके साथ यहाँ पर मना रहे हैं। हमें मालूम है कि ये एक अहम रिवायती त्यौहार है चीन में जो मनाया जाता है। सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप हमें ये बताइए कि ये मौसम बहार का जो जश्न है इसे चीनी दोस्तों की तरफ से किस तरह जश्न के तौर पर मनाया जाता है। 这个非常感谢电视台的朋友们到使馆来跟我们一起庆祝龙年的春节。 जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पर हमें खुश आमदीद कहा, और हम भी आपके बहुत मशकूर हैं कि आपने पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ को इस अहम मौके के ऊपर वक्त दिया। 刚才你讲到我们春节都会有哪些活动，其实今天欢迎你们到使馆来，本身就是我们庆祝春节的重要的活动之一。这个我们每到春节这个大家都要走亲访友，相互祝福，我们都管它统称叫做拜年。 特别是大年初一这一天，按照我们传统的习俗小孩要给老人们还要磕头，那么老人们会给小孩发红包。这个当然现在这个磕头的已经不多了，但不管它是什么样的形式，也不管这个红包这个压岁钱这个是多少，它重要的都是在于传承这个我们中华民族这种尊老爱幼、亲人善邻的。 这样的一种传统的美德。当然，我们中国你也知道，这个幅员辽阔，地方很大，也民族也众多，我们有56个民族，所以各地这个过年的这个习俗，还有过年的活动，它不一定完全一样。这个但是呢，除了你比如说刚才讲的大年初一的拜年，那么大年30，也就是初一头一天晚上，这个年夜饭几乎是这个我们全国各地乃至于河内海外的。 这些华人、华侨这个社会，这个一定会组织的一场活动。这个每到大年30这个不管是他们离家有多远，我们一般都会只要有条件，一定要赶回家里去，这个和家人就围坐在一起，我们吃一顿团圆饭。当然了，这个各地吃的东西也不太一样。最典型的像北方就是水饺。 南方有的是吃我们叫丸子，有的呢是吃这个汤圆，是吧？我想就不管吃什么，它重要的呢就是要这个去享受这样一种合家团圆、幸福美满的这种家庭的美好的氛围。我想这个我们可能中国人和巴基斯坦人在这一点上都特别的相同，就是大家都特别重视家庭。这个我想对于我们来讲。 这恐怕也体现了我们中国人的这样的一种我们叫家国情怀。那么这种家国情怀它应该说是我们中华文明、中华民族能够生生不息、不断强大发展的一种根本的精神力量。这个我们经常讲这个家是最小国，国是千万家。
我们习近平总书记啊，他也强调，这个千家万户好，这个国家才能好，民族才能好。那么同样，国家好，民族好，这个家庭才能好。所以，习近平主席他每到春节的时候，都会这个深入到人民群众中间，来跟大家呀聊家常，这个问冷暖，送祝福。这个他自己也曾经强调啊，就是我最大的心愿就是大家都能这个欢欢喜喜过好年。我想啊，这体现了习近平主席他作为大党大国领袖，作为人民领袖的这样深厚的人民情怀。这个尽管我们现在远在巴基斯坦，是吧？这个同样我们也能感受到，能够收到习主席他的这种殷切的关怀，所以这也鼓励我们呀，激励我们要以更加饱满的热情来这个干好本职工作，来促进中巴友好。谢谢。सदर शी न सिर्फ चीनी आवाम के लिए खुशी के ख्वाह हैं बल्कि वो बनी नौ इंसान के लिए दुनिया भर के इंसानों के लिए मुश्तरका मुस्तकबिल के साथ एक कम्युनिटी की तामीर के लिए और बेल्ट एंड रोड जैसे अहम इक़दामात की तजवीज़ भी पेश करते हैं। तो इसकी वजह से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बहुत से ममालिक को इसका फ़ायदा पहुंचा है। स्प्रिंग फेस्टिवल के मौजू पर हम वापस आते हैं और आपसे ये जानना चाहते हैं कि 2024 का जो ये स्प्रिंग फेस्टिवल है, ड्रैगन का साल जिसे हम कहते हैं, ऐसा लगता है कि ड्रैगन जो है वो चाइनीज़ दोस्तों के लिए बहुत अहम है। तो इसके बारे में आप हमें क्या बताएंगे? 谢谢。首先要非常的感谢你对习近平主席他提出的重大倡议的高度的评价。确实是啊，这个习近平主席提出了构建人民共同体，这个共建“一带一路”这个等重大的倡议，包括我们在巴基斯坦率先落地的这个全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议。应该说啊，这个为各国人民，当然也包括巴基斯坦人民带来了这个实实在在的利益，包括我们推进中巴经济走廊的建设，正是在这样的倡议的指导之下进行的。那么回到春节的话题，您刚才提到了龙，那说明你对中国的文化还是很了解。确实是啊，这个龙它是中华民族的图腾，也是中华文化的象征，所以对中国人确实具有特殊的意义。这个我们中国人啊讲有很多传说，你比如说我们讲这个龙啊，它能够腾云驾雾，能够呼风唤雨，就说明啊它很有力量。这个我们有两个说法，叫做一个叫这个飞龙在天，一个叫潜龙在渊，就说明它很有智慧。那么另外啊，我们有两个成语，那么叫做这个龙马精神，我叫龙腾虎跃，你就说明啊这个龙它非常的进取。我想啊，这个我们正是因为依靠着这个中华5000多年文明，这个孕育的这种中国智慧和凝聚起的中国力量，我们实现了从这个站起来到富起来再到强起来的伟大的飞跃。我们今天啊，这个踏上了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的历史进程。这个今年刚才您提到是我们农历是龙年，当然今年啊我们还是新中国中华人民共和国成立75周年，在今年的新年贺词当中，习近平主席啊也要求我们要坚定不移地推进中国式现代化。我想啊，我们会这个遵照习主席的他的要求，我们以我们叫生龙活虎的这样的一种干劲儿，来为强国建设、民族复兴做出新的更大的贡献。谢谢。एक्सीलेंसी, इस बारे में आगाह करने का आपका बहुत शुक्रिया। ड्रैगन के चीनी साल का आगाज़ हो रहा है और हम पूरी दुनिया में ड्रैगन की औलाद, उनकी नस्ल को दिल से खुशी का उनके लिए खुशी का इजहार करते हैं, खुशी की ख्वाहिश करते हैं। हम जानते हैं कि 22 दिसंबर को गुज़िश्ता साल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने मुत्तफ़क़ा तौर पर चीन के नए क़मरी साल को अक़वाम मुत्तहिदा की तातील से मंसूब किया है। हम आपको इस पर मुबारकबाद पेश करते हैं और हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप हमको ये बताइए कि इसकी क्या अहमियत है। 这个非常感谢你对我们龙的传人这样的一种美好的祝福。这个当然您提到了联大呀，它通过决议把春节
或者叫农历新年，这个作为联合国的假日，它的意义和影响肯定是多方面的。我想啊，首先它还是这个体现了呀我们这个春节它蕴含的一些价值追求，这个引起了越来越广泛的共鸣。今天中午在来接受采访之前，我看到了2条新闻，一条是这个联合国的秘书长，他当地时间是6号，他发表了视频，然后他用中文这个说了春节快乐，就是给全球的这个人们送上了春节的祝福。另外一条就是这个很多的驻华的使节，这个其中包括这个巴基斯坦的哈什米大使，他们通过我们国内的一个媒体叫海外网，他们也是这个对中国的春节送上了美好的祝福。那么这也说明啊，就我们的春节现在应该是广受欢迎。这个我们也非常高兴的看到，这个确实是海外的这个叫中国春节热是吧，在升温。现在就这种春节的民俗活动啊，已经走进了将近200个国家和地区。这个一方面啊，是给这个各国的人们这个带来了欢乐的体验；那么另一方面啊，也是为不同的文明之间加强交流互鉴，架起了一条友谊的桥梁。这个春节嘛，这顾名思义，春天的节日。这个春天，大家一想起来，是吧，就是这个非常温暖，是吧？这个草长莺飞，万物复苏啊，这样的一个季节。那么作为一个节日，这样的一个节日，我想啊，它首先带给人们的是这种这个生机、这个希望和温暖。当然，作为中国的文化，它一直传承着这样的一种这个和谐、和睦、和平的精神的内核，充分的反映在这个春节的这个各种的庆祝活动当中。所以从这个意义讲，我们特别的欢迎，也特别的高兴看到春节啊能够这个成为联合国的假日。那么通过这样的一个具体的举措呀，来也是这个反映了我们一种愿望，那也就是啊希望这个不同的文明之间能够和谐共处，能够相互成就，来各国人民之间能够相知相亲，携手同行。我想啊，这也正是习主席提出的构建人类命运共同体反映的这个重要的理念。就包括刚才我跟您讲到的我们中国式现代化。那么当然我们推进中国式现代化呀，我们是既要造福中国人民，也要促进世界各国的共同的发展。这个就像习总书记他曾经指出的那样，我们这个追求的不是中国独善其身的现代化，我们期待啊同包括广大发展中国家在内的各国一道，共同的实现现代化。这个当然我们愿意让中国式现代化它的这个机遇和红利首先惠及我们周边的国家，当然特别是我们的友好邻邦，我们的铁杆朋友巴基斯坦。我想这也正是我们这个推进啊中巴经济走廊建设的它的出发点和落脚点。आपने सीपैक का जिक्र किया। सीपैक की तामीर से वाकई पाकिस्तान की मईशत को तरक्की देने में और लोगों के मेयार ज़िंदगी को बेहतर करने में बहुत मदद मिली है और काबिल कदर किरदार अदा किया है इस सीपैक ने। बिलाशुबा ये पाक चीन इक़्तिसादी ताउन का एक तारीख़ी मंसूबा है। इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने के साथ साथ सक़ाफ़ती तबादले भी बहुत अहमियत के हामिल होते हैं और अगर उनको यकजा करते हुए हम इसको देखें तो इससे आपकी क्या तवक्कुआत हैं? 谢谢你提出了一个非常重要的，也是一个非常好的话题。这个确实啊，在推进经济合作的同时，我们还要不断的这个促进人文的交流，也包括文明的交流互鉴，来使各国呀不断的这个相互走近，各国人民啊更加的相知相亲。这国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。您提到这个结合春节来谈这个人文交流，谈文明的交流互鉴。我想春节走向世界，它这件事情本身呀，也是这个中华文明同其他的文明这个交流互鉴的一个生动的体现。我们刚才提到了这个习主席提出的3大倡议，那么这其中很重要的就是这个全球文明倡议。那么我们提出和推动践行文明倡议啊，这个主要的也还是希望啊能够倡导来尊重这个世界文明的多样性。这个或者形象的讲，我们希望啊这个人类文明的百花园它能够千姿百态，姹紫嫣红，
能够世界各国呀不同文明之间，能够美人之美，美美与共。这个我想，伊斯兰文明，当然包括巴基斯坦的文化当中，也特别的倡导这开放包容这样一种理念。所以说，我想我们中巴双方啊，我们在这个推动文明交流互鉴这个方面，不仅引领了他的理念，而且我们也在积极的推动这个两国人民之间啊这种相知相亲的实践。这个你也知道，我们两国人民之间的交往的历史啊源远流长，进入新的时代，我们又创造了新的辉煌。现在啊，我们已经成为这个铁杆朋友，我们是这个全天候战略合作伙伴，我们是命运共同体，这样的关系，这样的定位，我想在全世界啊都是独一无二的。我们看到一个最近巴基斯坦一个民调机构发表的一项调查，它这个调查结果显示啊，这个在受访者当中，这个相比去其他国家，这个有71%的人更愿意去中国，所以我们看了以后，我们觉得很高兴。我们衷心的也热烈的欢迎啊，我们巴基斯坦的朋友能同中国人民这个来共庆龙年新春，共享这个吉庆祥和，也共同的创造美好的生活。这个当然我们更欢迎我们两国人民啊，欢迎巴基斯坦人民和我们中国人民能够这个像走亲戚一样，是吧？常来常往，这样啊能够进一步的增进我们的铁杆友谊，来促进这个民心相通，使这个中华文明啊和伊斯兰文明能够交流交融，交相辉映。而且我想，这个媒体两国媒体之间的这种交流，是这种人文交流、文明交流互鉴的，既是一个重要的方面，也是一个这个非常好的促进。所以我们也期待啊，这个巴基斯坦国家电视台，还有我们巴基斯坦以及中国我们很多媒体也在这儿能够积极的参与到这种交流当中来。就是刚才来的时候，来的路上，这个风很大，但是感到还挺暖和的。这就是春风。所以就像刚才我讲的，春天啊，它给人一种温暖啊、希望啊、生机啊这样的一种感觉。所以这个在我们来迎接龙年这个春节的时候，这些日子我们也感觉到，这个巴基斯坦啊，尤其伊斯兰堡，现在天气也在不断的在转暖，应该说呀，每天都这个阳光灿烂。所以我这个看到这些现在这样的美好的这个天气啊，也想起了跟春节有关系的一句是这个天地风霜尽，乾坤气象和。所以在这个美好的日子里啊，我们也要衷心的祝愿中巴两国国泰民安，这个中巴友谊万古长青。也要祝啊我们旅巴的中国同胞、华人华侨和我们全巴的兄弟姐妹龙年大吉，万事如意。当然要再次的感谢这个主持人和我们这个团队来到使馆来跟我们一起庆祝龙年的春节，谢谢。इज़्ज़त माब चांग ज़ाई डोंग, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ को वक्त दिया और इस अहम मौके पे आपने अपनी मसरूफियात में से पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी यही जनाब। पैगाम कि जब भी मौसम बहार आता है तो पूरी दुनिया के लिए खुशियों के पैगाम है। गो कि वहाँ पर चीन में अपने लोग अपनों में खुशियाँ मनाने के लिए पूरी दुनिया से ट्रैवल करते हैं, लेकिन चीन की जानिब से ये पैगाम जाता है उम्मीद का, खुशी का और मिलकर तरक्की का। वो जो मुश्तरका मुआशरे की तश्कील है और मुश्तरका तरक्की का एक कॉन्सेप्ट है, ये सदर शी जिनपिंग की जानिब से है और इसको बड़ी तादाद में मुल्कों ने अडॉप्ट भी किया है और चीन के साथ इश्तराक भी किया है कि हम मिलकर दुनिया को डेवलप करते हैं। बिल्कुल, और यही पैगाम दे रहे थे हिज एक्सीलेंसी मिस्टर जियांग ज़ेतोंग, जो कि चाइनीज़ एम्बेसडर टू पाकिस्तान है, और उनका इंटरव्यू आप देख रहे थे कि एरिज हैदर रिजवी ने कंडक्ट किया। सुबह पाकिस्तान की टीम ने चाइनीज़ न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया। ना सिर्फ हम अपने स्टूडियो में सेलिब्रेट करें, बल्कि हम एम्बेसी भी गए और वहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट किया गया और जाना उनसे कि क्या विजन है उनका इस साल को लेके, क्या क्या जो है वो चीज़ें हैं जो इस साल वो करना चाहते हैं। इसके साथ साथ अपने विजन के हवाले से भी उन्होंने बात की। हमारे आप देख रहे हैं सामने ड्रैगन भी है और जो सोवेनियर्स है चाइनीज़ वो भी इसको क्या बोलते हैं, होमलैंड।
اوم لیمپ، اس کا کیا مطلب ہے رضوان؟ اس کا مطلب لیمپ ہے، تو لیمپ ہے اور اوم لیمپ ہے، اوکے، از اٹ اے اس لیمپ؟ میں یہ دونوں یہ پیئر ہے، اور یہ جو پیئر ہے یہ اس ہم اٹھا کے دکھا دیتے ہیں نا، نہیں گر جائے گا یہ مانو، تو ہم اس طرح اٹھا کے دکھا دیتے ہیں نا، یہ آپ ایسے کر لیں، وہ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بیٹا کیونکہ ہاتھ نہیں لگانا. ہلکا نہیں ہے، یہ وزنی بھی ہے. اچھا اس پہ روشنیاں، کلرز اور جو خاص طور پر سائنس ہیں، سوینئرز ہیں، ان کو بہت زیادہ منسوب کیا جاتا ہے. جیسے چین کی اگر ہم تہذیب کی بات کریں تو چین کی تہذیب میں خاص طور پر قمری سال اور اس سال کو جس طرح سے ہر سال کو منسوب کیا جاتا ہے، جس سے ہم بہت سارے ہمارے نظریات ہیں ایسے. چین کی فلسفی، چین کا نظریہ اور چینی لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ یہ 5 اجزاء ہیں، اور جو کہ دنیا کی کریشن اور اس کی تباہی، ان دونوں پروسیسز کو لے کر چلتے ہیں. اور اس میں آگ ہے، لکڑی ہے، پانی ہے، دھات ہے، اور اس کو زمین ہے، اور اس کو کنیکٹ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ یہ پورا سائیکل بنتا ہے کہ ایک چیز کا کنیکشن دوسری چیز سے ہے، اور پھر اس کے بعد جو پروسیس ہے اس کی تکمیل تیسری چیز کرتی ہے، اور پھر اسی کا کنیکشن چوتھی اور پانچویں چیز سے، اور یہ سائیکل یوں ہی گھومتا ہے. بالکل جناب. اور اسی طرح جو ہے 5 چیزوں کے حوالے سے بات کی، اسی طرح ہر سال کو ایک جانور کے ساتھ بھی ایسوسیٹ کیا جاتا ہے، اور اس جانور کی جو خصوصیات ہیں اس حوالے سے اس سال کا تھیم بھی ہوتا ہے. جہاں ہم چائنیز نیو ایئر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ پروگرام کا جو آغاز تھا وہ بڑا رنگا رنگ سا تھا، اور کلچرل پرفارمنس ہم نے دیکھی چائنیز کی کہ کس طرح وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں نیو ایئر کو. اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں، کیونکہ ہم برادر ممالک ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار، محبت اور امن کا جو ہمارا ریلیشن ہے وہ بہت پرانا ہے. اور ابھی بھی ہم جب پاکستان میں بات کرتے ہیں چائنیز کلچر کے حوالے سے، تو ود دا پیسج آف ٹائم چائنیز کلچر پاکستان میں بہت زیادہ اڈاپٹ کیا جا رہا ہے. جہاں کلچر کے حوالے سے بات کریں وہاں پہ کوزین اور جو چائنیز کھانے ہیں کیا ہے ان کی بات ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں ڈمپلنگز کی تو بڑے مزے کے ہوتے ہیں، چاہے ہم چکن ڈمپلنگز کھائیں، بیف ڈمپلنگز کھائیں. میرے منہ میں پانی آ رہا ہے. سو ڈمپلنگز کے حوالے سے ہمارے پاس ایک پیکج ہے، جہاں ہم چائنیز نیو ایئر کو سیلیبریٹ کریں وہاں پہ کیوں نہ ان کے کھانوں کو بھی سیلیبریٹ کیا جائے. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ پیکج. ایکسیلنسی، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کے ڈمپلنگز ہیں ان کی کیا سگنیفیکنس ہے، اور یہ کیوں بنائے جاتے ہیں اسپرنگ فیسٹیول کے موقع پہ؟ 它这个意义很多，最主要的是2个，一个饺子呀，它这个谐音饺子和交子，因为它一般都是大年30晚上包，有的是当天晚上就吃，有的是第2天就大年初1早晨吃，所以这就是寓意着新旧交替。就从这个大年30头天夜里过渡到了新年第1天，这叫交子。子嘛就是子时，就是夜里12点，我们叫子时。第2个意义就是刚才跟你讲了2个意义。第2个意义呢，就是它寓意着五谷丰登。为什么呢？因为这个饺子呀，它你看，它是这个形状。中国以前的钱呀，我们叫元宝，钱就是大体上像饺子这个形状的，叫元宝，是钱。钱的意义是什么呢？就是富足，是吧？而且过年它有很重要的意义，就是祈求五谷丰登、风调雨顺。所以饺子它第2个意义就是这方面的意义。当然不同地方还不太一样。你像我们老家这个饺子呀，因为它是弯的，我们有一种说法呢叫弯弯顺。所以中国还有一种说法叫上车的饺子下车的面，就是你出远门之前就要吃饺子。然后呢，等你回到家的时候，一般会吃面。你为什么出远门要吃饺子呢？就是它叫弯弯顺，就是寓意你能够出去一帆风顺，很顺利。我想这也是非常好的寓意。 جی میں عزت مآب آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ڈمپلنگ بنائیں اور ہمیں بھی بتائیں. میں بھی آپ کے ساتھ ایک ڈمپلنگ بنانا چاہتا ہوں. 可以来。up please.我这个技术差一点。这个要把这个放在这里头。 इसमें डालते हैं दल डालते हैं 这个呢要尽可能多放，这个肉放多了好吃啊。但是呢，你得能把它包起来，所以它这个技术活还。 हमने ज़्यादा कीमा डालना चाहती है अगर ज़्यादातर कीमा हो जाए तो मज़ेदार हो जाएगा 你来一下，你把这个 आप 先把 ट्राई 这个 करेंगे 放进去。
它弄起来，让它立起来。 और जो एक दूसरे से स्टिक 你 लेंगे 这个肉一出来就不行了， इसमें बाहर आ जाएंगे 出来一煮它就破了。 थोड़ा ज्यादा डाल दिया मैंने। ये ज्यादा डाल दिया 对 है ，你再来一个一会儿啊。 ओके ओके 来， बाद में एक 要 और 这样 ट्राई करेंगे 这样，把它捏起来，哎，最好上头能有个褶。 तो इसको स्टिक करके स्टिक मेरा बेल्ट है जी मेरा तो स्ट्रेट नहीं बना, लेकिन मुझे प्रैक्टिस नहीं है। आपने बहुत अच्छा बनाया, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने ये अच्छा बनाया। मैं घर जाके इसको बनाने की प्रैक्टिस करूंगा। 您包的太好了，我跟您比起来这包的太难看了，我没事，也想这多练。是术业有专攻，你吃的还是太少了，你多吃你就会了，关键是吃。一长一点。 थैंक यू। 尝尝，我不吃了，我吃过了。 ये तो बहुत लजीज है। 非常好吃。嗯，这个中国人还有一句俗话叫什么呢？这个好吃不过饺子，舒服不过倒着。就是最好吃的就是饺子，最舒服的就是老躺着。但问题老躺着就没有饺子吃了，你还是得去挣钱，还是得工作。徐小伦，来你来包一个，来，你好不容易准备的，他是包的专家，你跟他学一学。 इस लड़के वो माहिर है। Please tell us that why these dumplings are in different colors. Yeah, but this, even though it look very colorful of all these dumplings, they are all made of natural color. For example, like this red one is made of beetroot, Okay. and this one is like spinach Okay. juice, and you make the dough, and it will become. And Okay. this one is made of purple sweet potato, and it looks purple. And this one, the yellow one, is made of pumpkin. Okay, Yes, that's nice. So that's Okay. very healthy and natural food. Okay, okay. Thank you very much. Thank you. जी जनाब, और, डम्पलिंग्स आप dumplings। देख रहे थे चाइनीज एम्बेसी में। हमने देखा कि सेलिब्रेशंस हो रही हैं, एम्बेसडर ने भी डम्पलिंग साथ साथ बनाए। लेकिन एक बड़ी मजेदार सी चीज जो कि मैं भी नोटिस कर रही थी कि कुछ डम्पलिंग्स जो हैं वो पालक के बने हुए हैं, कुछ डम्पलिंग्स में जो है बीट रूट यानी कि चुकंदर शामिल किया जा रहा है, तभी उनके डिफरेंट कलर्स थे। महानूर, एक जो सबसे मजेदार चीज थी ना, जिस तरह से इज्जतमाब जो चीन के सफीर हैं पाकिस्तान में, उन्होंने जिस तरह से डम्पलिंग तैयार की है, हमने बात भी की थी कि कितनी नफासत से उन्होंने उठाया उसको, और फिर जो उसको बनाने का तरीका था, उसमें जो कीमा उन्होंने शामिल किया, फिर उसको जो उन्होंने वापस बंद किया। तो आप किसी भी ओहदे पे पहुंच जाते हैं तो फिर आपकी जो सकाफती चीज़ें हैं उसके साथ जब आपका कनेक्शन है और उसमें नफासत इतनी ज़्यादा हो तो वो अट्रैक्ट भी करती है और वो देखने वालों को मुतासर भी करती है कि आप इस तरह से भी कनेक्ट हो सकते हैं और इतनी नफासत भी आ सकती है। और बाकी जो खाने हैं उसके हवाले से भी बात हो रही थी कि चीन के खानों में सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक फूड शामिल होता है। बिल्कुल जनाब। और अगर चाइनीज़ के हवाले से बात करें तो चीनी अफराद वैसे भी पूरी दुनिया में अपने मैनर, सकाफत और अपनी मेहनत की वजह से मशहूर हैं। और चाइनीज़ हमने देखा कि चाइनीज़ न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस जारी और सारी हैं, पूरे पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया जा रहा है। पूरी हम देखते हैं ना सिर्फ चीन में बल्कि जो चीनी अफराद पूरी दुनिया में हैं वो सेलिब्रेट करें। और पाकिस्तान जो है हमेशा अपने जो बरादर ममालिक है उनकी खुशियों में, उनके गमों में उनके साथ खड़ा रहा है। तो चाइनीज़ न्यू ईयर को हम भी सेलिब्रेट करें। हमारा स्टूडियो भी आपने देखा सजा हुआ है, हमारे सामने भी जो है ड्रैगन ईयर है क्योंकि तो ड्रैगन भी पड़ा है। न्यूज़ ब्रेक की जाने बढ़ते न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कुछ मजीद मौज़ूआत पर बात करेंगे, इंतखाबात के हवाले से भी और कुछ दीगर गैर रिवायती खबरों के हवाले से भी। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। और अगर हम बात करें फरवरी के हवाले से तो फरवरी बड़ा हैपनिंग रहा, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आम इंतखाबात 2024 वो पाया तकमील तक पहुंच गए, पोलिंग हो गई, रिजल्ट सामने आ गया। लेकिन जो रिजल्ट सामने आ गया है पोस्ट इलेक्शंस, ये जो तोड़ जोड़ का सिलसिला है वो जारी और सारी है। और हम देख रहे हैं कि बयानात तो जो पहले दिए जा रहे थे उससे कुछ डिफरेंट हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज, जो दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो जो है अब कोalition की तरफ बढ़ने जा हमने देखा इलेक्शंस 8 फरवरी को इलेक्शंस थे और इस मरतबा इलेक्शंस के हवाले से जिस हम मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, प्रोपेगेंडा की बात करते हैं, टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं,
اس مرتبہ بھی ہوا، الیکشن سے پہلے بھی بہت سارے بیانات آئے، الیکشن کے بعد بھی بہت سارے ایسی کنسپریسیز سوشل میڈیا کی زینت بنی رہیں، اور جس کی وجہ سے لوگوں کا جو رائے ہے وہ متاثر ضرور ہوتی ہے. اور ایسے میں جو ریزلٹس ہیں ہم نے وہ دیکھا کہ ریزلٹس کتنے سکیٹرڈ ہے، یا پھر جو مجموعی طور پر کسی کہتے ہیں نا کسی ایک جماعت کے پاس برتری موجود ہونا. ہم کولیشن گورنمنٹ کی جانے پڑتے ہیں، کیا فارمولہ طے ہوگا اس حوالے سے ابھی جتنے بھی سیاسی رہنما ہیں جو قداور سیاسی شخصیات ہیں، بڑی پارٹیز ہیں، ان کی ملاقاتیں چل رہی ہیں، اور اس حوالے سے کسی حتمی نتیجے پر پہنچا جائے گا. اور اس کے لیے الیکشن کمیشن کے بعد اب جو وفاق ہے وہاں سے حکومت سازی کے لیے دعوت بھی دی جائے گی، اور اپنا اپنا نمبر گیم بھی پورا کیا جائے گا. سجاد میر صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سجاد میر صاحب السلام علیکم سر. السلام جی. سجاد میر صاحب، بہت ساری توقعات تھیں، بہت ساری توقعات کے برعکس ریزلٹس بھی آئے ہیں، اور اس میں اگر ہم نمبر آف ووٹس کی بات کریں نیا ووٹ ایڈ ہوا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ انڈر 50s ہی رہا ہے. یہاں کچھ لوگوں کی توقع تھی کہ 70-80% ووٹ آئے گا. میں نے ان کو آن ایئر یہ کہا تھا کہ یہ امپاسبل ہے، پاکستان میں ایسا ہوا نہیں کرتا. اگر 50% تک ووٹنگ ہو جائے تو بڑی بات ہوگی. اور اس وقت جو نتائج آئے ہیں وہ 48-49% کے قریب ہماری ووٹنگ ہوئی ہے، جو میرے خیال سے نارمل ہے اور مناسب ہے اور درست ہے. اور اس میں ایک بات کا خیال رکھا جائے خاص طور پر کہ ہم اسے غیر معمولی رزلٹ کہتے ہیں، اس میں دیکھا جائے تو پارٹیوں نے اپنی پوزیشن کو زیادہ بدلی نہیں ہے. صحیح. اگر آزاد ووٹوں کو جو کہ پی ٹی آئی سپورٹڈ ووٹ گنے جاتے ہیں ان کو پی ٹی آئی کا ووٹ گن لیا جائے تو ان کی تعداد پچھلے الیکشن میں جتنی تھی اس بار بھی اس سے 1-2 لاکھ آگے پیچھے ہے. 1 کروڑ کو 70-72 لاکھ ہے، اور اتنی تعداد کے لوگوں نے ووٹ اس پارٹی کو ڈالا ہے. اور اس کے مخالف پارٹیوں نے بھی 1,30,000-1,20,000 کے حساب سے جو ووٹ دیے ہیں وہ ان کے اگر سب کے ووٹ بنا دیے جائیں تو وہ 4 کروڑ سے اوپر بنتے ہیں. جس کا مطلب ہے کہ 2/3 میجارٹی نے اگر اس کو پرو پی ٹی آئی اور اینٹی پی ٹی آئی ووٹ گنا جائے تو کوئی 2/3 میجارٹی نے اینٹی پی ٹی آئی ووٹ دیا ہے اور 1/3 نے پرو پی ٹی آئی ووٹ دیا ہے. ہنگامہ ایسے ہے جیسے بس پی ٹی آئی نے میدان مار لیا ہے، جیت لیا ہے، ہنگامہ کر دیا ہے. دیکھیے پاکستان میں صرف سینٹرل پنجاب ہی نہیں ہے جس کے نتائج پر آپ کہیں گے کہ یہاں یہ صورتحال تھی وہاں یہ صورتحال تھی. اس وقت نارتھ پنجاب بھی بدلا ہے، ساؤتھ پنجاب کا نقشہ چوٹ دکھائی دیتا ہے. اس وقت آپ کو کراچی کی صورتحال بدلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. بلوچستان کا کیا نقشہ ہے وہ بھی آپ کے ذہن ہونا چاہیے. ہاں، خیبر پختونخوا میں ایک لینڈ سلائڈ، یہ ساری صورتحال آپ کو بتاتی ہے کہ الیکشن کے نتائج جو بظاہر ہمارے میڈیا پر بڑے آلٹر نظر آتے ہیں کوئی بہت زیادہ مختلف نہیں ہے. ہم مختلف اس صورت میں ہے کہ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین قید میں تھے، ان کے پاس ان کا انتخابی نشان نہیں تھا، اس میں ان کا اپنا قصور تھا. یہ نہیں تھا کہ ان سے نشان چھین لیا گیا. انہوں نے اپنے الیکشن نہیں کرائے، وہ ایک خاص دونس پہ اور رزلٹ یہ تھا کہ ان کے پاس الیکشن اس کے باوجود بھی ان کے ورکرز نے، ان کے کارکنوں نے، ان کے سپورٹر نے بڑی ہمت دکھائی اور میدان تک پہنچے. یہ بڑی بات ہے. اب مسئلہ آ پڑا ہے کہ آپ نئی حکومت کیسے بنائیں. جی بہت بڑا سوال ہے. صوبوں میں تو بنتی دکھائی دیتی ہے، پنجاب میں نون لیگ کی، سندھ میں پیپل پارٹی کی، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی، اور بلوچستان میں ایز یوزول ہاچ پاچ جو بننا کرتی ہے وہی بنے گی. جیسی مرکز میں بن سکتی ہے ویسی بلوچستان کی بھی ہو سکتی ہے. جیسی بلوچستان میں کسی کے پاس واضح اکثریت نہیں ہے، کوئی بھی ایک پارٹی حکومت بنانے کی پوزیشن میں، وہاں پر بھی کولیشن گورنمنٹ ہی بنے گی. لیکن سجاد میر صاحب جہاں پہ ہم کولیشن گورنمنٹ کے حوالے سے بات کریں، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آپس میں اس حوالے سے بات تو کریں، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایم کیو ایم کا وفد جو ہے وہ بھی رائیونڈ پہنچا، ملاقات کی گئی. اب ایسے میں اگر کولیشن گورنمنٹ بنے تو کس فارمولے پہ بننی چاہیے؟ دیکھیے کولیشن گورنمنٹ جو ہے نا وہ آسان کام نہیں ہوگا فوری طور پہ، کیونکہ جو وش لسٹ ابھی لاہور میں سامنے آئی ہے خاص طور پر پیپلز پارٹی کی وہ بہت زیادہ ہے. وہ پنجاب میں اپنا ایک لائن شیئر مانگ رہے ہیں، اسپیکر ہمارا ہو، اتنے وزیر ہمارے ہوں. غالباً ان لوگوں کا کہنا ہے کہ پنجاب میں تو مسئلہ چھوڑ دیں، پنجاب میں تم اکیلے حکومت بنائیں گے، آپ کی 10 سیٹوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. آپ نے اگر کچھ لینا ہے، بات کرنی ہے تو وفاق کے بارے میں کریں. وفاق میں ان کے ہاں یہ ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ بلاول بھٹو کو جو ہے وہ پرائم منسٹر بنایا جائے. بلاول بھٹو غالباً ابھی ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ میں بھی اتنے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور دوسری پارٹیوں کے ارکان کے نزدیک بھی وہ اتنے ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے. اور ادھر نواز شریف کا مسئلہ یہ ہے کہ شاید وہ کسی ایسی کولیشن کا ہیڈ بننا پسند نہ کریں جو اس طرح مختلف پارٹیوں سے مل کر بنی ہو، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ سنگل میجارٹی اگر پارٹی بنیں گے
तो वो उसको लीड करेंगे। ऐसी सूरत में इस बात का तवक्को है कि शहबाज शरीफ को आगे किया जाए, जो एक्सेप्टेबल है बहुत से लोगों के लिए। क्या अब शहबाज शरीफ के जो 16 महीने की कारकर्दगी है उसका नाम लेकर उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जाएगी? हालांकि वो कारकर्दगी मामूली नहीं है। एक डिफॉल्ट होते हुए मईशत को उन्होंने डिफॉल्ट के खतरे से निकाला था, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। लेकिन बहुत सी बातें की जाएंगी। देखना ये है कि खास तौर पर जो हमारा एक नया नक्शा बना है, एक नई बॉडी बनी है, वो हमारी मईशत को कंट्रोल करती है और मईशत को लेकर साथ चलती है, जिसमें फौज भी शामिल है और उसको बड़ी बुनियादी अहमियत हासिल है। कौन उसके गोल्स को हासिल कर सकता है, कौन उसके गोल्स को लेकर आगे चल सकता है, कौन उसके साथ मईशत के मैदान में हमारे दोस्तों में से सऊदी अरब, यूएई, चीन और दूसरे ममालिक जो हैं वो कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। ये जो बयान आ रहे हैं ना, कौन किससे खुश है, कौन किससे खुश नहीं है इलेक्शन के नतीजे से, ये मामला नहीं है। मामला ये है कि कौन इस सूरत हाल में पाकिस्तान का साथ दे सकता है। ये सारी बातें सामने आए। कुछ लोग कहते हैं कि बनाने दें उन आज़ाद अरकान को जो पीटीआई के हैं, उनको कहें बना ले आप हुकूमत। तो वो भी तो किसी से मिलने को तैयार नहीं है ना सज्जाद मीर साहब। वो भी तो कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर अगर क्लियर नहीं है हुकूमत बनाने के लिए, तो अगर हुकूमत बनाना भी चाहे तो हम किसी के साथ कोलिशन नहीं करेंगे। जी हाँ, यही बात है कि अगर वो बड़ा दावा है उनका क्या बना लो भी हुकूमत, शौक पूरा कर लो। तो किसी ने ये भी कह दिया, उनके चेयरमैन ने, जो अब चेयरमैन हैं, कि साहब सदर हमसे कहेंगे कि बनाओ। पाकिस्तान में सदर नहीं कहा करता, आईनी तरमीम हो चुकी है। ये इंडिया में कहा करता है या बरतानिया में शायद कहा करता है बुला के कि तुम हुकूमत बनाओ, तुम हुकूमत। यहाँ तो असेंबली का इजलास होता है, वहाँ इलेक्शन होता है, जो सबसे ज्यादा वोट देता है वही वज़ीर आज़म बन जाया करता है। तो बहर सूरत हाल ये है कि जितने भी ऑप्शन है, एक मजबूत हुकूमत का बनना जो है वो आसान काम नहीं है। अगर पीटीआई, अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग वाले सर जोड़ के बैठ जाएं और एमक्यूएम को भी शामिल कर लें, कुछ दूसरी जमातों को भी शामिल कर लें, तो एक अच्छी कोalition गवर्नमेंट बन सकती है। लेकिन उस कोalition गवर्नमेंट में बहुत सी पार्टियों की विश लिस्ट बहुत ज्यादा हुआ करती है। सही। अच्छा, जैसे सजाद मीर साहब आपने कहा कि एमक्यूएम को भी और दूसरी पार्टियों को भी शामिल कर ले। अब ऐसे में दूसरी पार्टियों को शामिल करना, उनको प्रॉपर्ली सेटिस्फाई करना कितना ज़रूरी है? क्योंकि जो मुल्क के हालात हैं, हम देख रहे हैं कि ये जो रवां साल है ये बहुत चैलेंजिंग होगा हमारे लिए। हमने आईएमएफ के पास भी जाना है, फिर जो हमारे करंट इश्यूज हैं भी लेकर। अब जो सिचुएशन है, हम अब देख रहे हैं कि आफ्टर द इलेक्शंस अभी तक जो है ख़ास तौर पे अवाम मुतनफ़िर हुई हुई है, उसने डिसइंफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर सवार कर लिया है। ऐसे में जो है क्या क्या चैलेंजेस होंगे गवर्नमेंट के लिए? गवर्नमेंट के साथ साथ आप कैसे देख रहे हैं, एक सीनियर सहाफ़ी हैं, आपने बहुत से इलेक्शंस देखे, अवाम के ऊपर क्या जिम्मेदारी आयद होती है? देखिए, मैंने आपको बताया कि 2.25 करोड़ के करीब वोट दिए हैं पीटीआई ने, और दोनों मुस्लिम लीग ने और इसने पीपल्स पार्टी ने मिलकर कोई 2.5 करोड़ से ज्यादा वोट दिए हैं और शायद 3.25 करोड़ के करीब दिए हैं। बाकी 1 करोड़ वोटर वो हैं जिनके कैंडिडेट सिर्फ कोई 2 आए हैं, कि 1 आया है, कोई 3 आए हैं, कोई 4 आए हैं, कुछ कम कैंडिडेट उनके असेंबलियों में आए हैं। आप उन वोटर्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल। आप सिर्फ सीटों की बुनियाद पर नहीं कह सकते कि फलां की इतनी सीटें हैं, फलां की इतनी सीटें हैं। आपको देखना पड़ेगा कि कितने परसेंट वोटर हैं जो अगर उनको नुमाइंदगी ना दी गई तो बाहर बैठे होंगे। मौलाना फजल रहमान पर शायद 3-4 सीटें हैं, बहुत कम सीटें हैं, लेकिन उनकी ताकत से कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। उनके नंबर 2 आने वाले कैंडिडेट, उनकी तादाद कम नहीं है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उनका साथ दिया है और जो उनके लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। और कोई देर नहीं लगेगी नक्शा बदलते हुए इस मुल्क की सूरत हाल का और अंदाज। तो ऐसी सूरत में सब पार्टियों को ऑन बोर्ड रखना और सिर्फ पीडीपी 2 नहीं बनाना, बल्कि इस बात का ख्याल रखना है कि इस मुल्क को बचाना है। पहले मईशत को बचाना था, डिफॉल्ट से बताना था, वो बचा लिया आपने। अब मईशत को राह पे चलाना है और उसके लिए एक एजेंडा मौजूद है। मिसाक मईशत न सही, बल्कि एक अदारे के शक्ल में एक तयशुदा एजेंडा मौजूद है। SIFC मौजूद है हमारे पास। जी, एग्रीकल्चर में ये करना है, IT में ये करना है, मादनियात में ये करना है। कुछ बातें तय हो चुकी हैं और उसको लेके फौज के साथ मिलकर हमें उसको लेकर आगे बढ़ना है। क्या कोई सिविल हुकूमत फौज के साथ मिलकर ये काम करने को तैयार है? उसमें मुखलस होगी, उनको मदद मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी। देखिए, डॉलर कम नहीं हो रहा था, आपने मिलकर काम किया, बॉर्डर सील हुए, डॉलर 20, 25, 30 रुपए जो है बड़ी आसानी के साथ कम हो गया है। अब भी बहुत से काम हैं जो मैंने साहब जो इलेक्शन के बाद जो पैगाम दिया, बहुत सारे लोग उसको विक्ट्री स्पीच भी कह रहे थे, बहुत सारे लोग
ایک پارٹی کے سربراہ جنہوں نے ایک سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر سیٹس حاصل کی تھیں، ان کا ایک پیغام تھا تمام سیاسی جماعتوں کے لیے کہ یہ ایجنڈا ہے، یہ ریکوائرمنٹس ہیں، یہ ہمیں اس وقت کرنے کی ضرورت ہے، تو آئیں سب مل کر کرتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر اپنی وش لسٹ رکھی جاتی ہے اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم نے 16 ماہ کی حکومت میں پاکستان بچایا گیا اپنی سیاست قربان کر کے، تو اگین وہی پارٹی اپنی سیاست قربان کرنے کے لیے تیار ہوگی؟ نہیں دیکھیے، وہ اکیلی تو تیار نہیں ہوگی۔ اب ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے۔ وہ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے بڑی آسانی کے ساتھ جو تھی دوسری پارٹی جو تھی، جو ان کی بڑی ساتھی جماعت تھی، وہ اپنی بہت سی باتیں منوا لیا کرتی تھی، یہ مان لیا کرتے تھے اتحاد کی خاطر۔ ہو سکتا ہے اب ذرا یہ بھی ٹف سٹینڈ لیں اور ان سے کہیں کہ آپ اپنی خواہش یہ الگ رکھیں کہ آپ کے اتنے معاونین ہونے چاہیے، اتنی سیٹیں آپ کو فلاں 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 جگہ سے ملنی چاہیے، بلکہ ذرا پریگمیٹک ہو کر اور ذرا ریئلسٹ ہو کر کچھ سوچیں اور فیصلے کریں، ان فیصلے جو کہ آپ کی طاقت کے مطابق بھی ہوں اور ملک کو ترقی کی راہ پہ بھی ڈال سکیں۔ اس سے آپ کو بھی آسانی ہوگی اپنا صوبہ رن کرنے میں، اور وفاق اس سلسلے میں آپ کا معاونہ مددگار بھی ہوگا اور پورے ملک کے لیے ایک بہتر مستقبل کی ضمانت بھی بن سکے گا۔ صحیح ہو گیا۔ سجاد میر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے، خاص طور پہ عام انتخابات کے بعد کی جو صورتحال ہے، اس پر بات کرنے کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ تجسس ہے کہ اب کیا ہوگا، اور اب تو انشاءاللہ جو بھی ہوگا اچھا ہوگا، اور سیاسی طور پر جماعتیں، سیاسی کارکنان اور جو ووٹرز ہیں انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ایک چیز جو سمجھنے کی ہے کہ اگر مہنور نے کسی کو ووٹ کیا اور میں نے کسی کو ووٹ کیا ہے تو ہم دونوں نے اپنے اس نمائندے پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ہاں، اگر ان کے ووٹ زیادہ ہیں اور ہمارے ووٹ کم ہیں تو ہمیں اس چیز کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور ایکسیپٹ کریں گے تو ہی ہم آگے۔ لیکن رضوان، اس پر جس طرح سجاد میر صاحب نے بھی بات کی، ہم بھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے، ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو اب مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن سوشل میڈیا پر ہمیں مل رہی ہے، آپس میں بات کرتے ہوئے واٹس ایپ کی گروپس میں جو ہمیں نیوز ملتی ہے، اس کا ایک حل ہے کہ ایک دفعہ اس کو اوتھینٹک سورس سے آپ ری چیک کر لیں، کیونکہ وہ مس انفارمیشن پراپر نیریٹو بلڈ کر رہی ہے۔ اس بار سے میں نے ایک کوٹ پڑھا اور بڑا مزیدار کوٹ تھا کہ آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے، آپ اس کی بات کا یقین کر لیتے ہیں، پھر دوسرا شخص آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ باہر دھوپ نکلی ہے، آپ اس کی بات کا بھی یقین کر لیں گے۔ تو اس میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ تو اس کوٹ کے اینڈ پہ کہ اپنی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اٹھیں اور کھڑکی کھول کے دیکھیں کہ آیا باہر بارش ہو رہی ہے یا دھوپ ہے۔ تو چیک کرنا کہ حقیقت کیا ہے، یہ کہیں نہ کہیں ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ ہم اگر اس ذمہ داری سے صرف نظر کریں گے تو پھر یہ ہمارے لیے بھی نقصان دہ، اور پھر ان کو موقع ملتا ہے جو جھوٹ پھیلاتے ہیں یا پھر غلط خبریں پھیلاتے ہیں۔ بالکل جناب، اور اب ذرا بات کرتے ہیں صحت کے حوالے سے۔ جان ہے تو جہان ہے۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی بیماریاں ہمارے ارد گرد ہم لوگوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں سے جب ہم دیکھتے ہیں کسی کو اگر وہ بیماری لاحق ہے تو سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس بیماری کے سائن اینڈ سمٹمز کیا ہیں۔ کچھ بیماریوں کے انفارچونیٹلی سائن اینڈ سمٹمز اتنے مائلڈ ہوتے ہیں، یا شروع میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ عدم توجہ کی وجہ سے کوئی بھی بچہ جو ہے وہ اس طرح ریئیکٹ کر رہا ہے، توجہ نہیں دے رہا، بات نہیں سن رہا، اس کی لرننگ کیپیبلٹی بہت کم ہو رہی ہے۔ ہم بات کریں آٹزم کے حوالے سے، آٹزم جو ہے یہ بیسکلی ذہنی توازن کی کیفیت ہے جو کہ ہموار نہیں ہوتا، نہ ہمواری ہوتی ہے، اور بیسکلی سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے رضوان کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید بچہ، اکثر ہم کہتے سنتے ہیں، پیار سے نہیں پڑھ رہا، تھوڑا سا ڈانٹیں گے تو پڑھے گا، یا توجہ نہیں دے رہا، بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ ان سائن اینڈ سمٹمز کو جب ہم اگنور کرتے ہیں تو وہ بڑے ہو کے بچوں کے لیے کتنے زیادہ ایڈورس ثابت ہوتے ہیں، اس حوالے سے آج کے ہم پروگرام میں بات کریں گے۔ اور نارمل بیہیویئرز کی اگر بات کی جائے تو اب جو نارمل ایکسیپٹنس ہے اس کو اب نارمل کہہ دیا گیا ہے، وہ سٹینڈرڈ بن چکا ہے کہ اگر کوئی بات صحیح طریقے سے کرتا ہے وہ نارمل ہے، اگر اس کے جو رد عمل ہے وہ نارمل ہے، اور اگر بات سننا، سمجھنا اور پھر اس کو پرفارم کرنا، یہ تمام چیزیں ہیں، زبان میں لکنت نہیں ہے، اپنے چلنے کا، کھڑے ہونے کا انداز درست ہے، اور اس میں کسی قسم کی مسائل نہیں ہیں، تو اس کو آٹزم کا نام دیا گیا۔ اور اب جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیکل سائنس بھی بہت ساری ریسرچ کے بعد بہت ساری بیماریوں کے حوالے سے اپنے کانسیپٹ کو کلیئر بھی کرتی ہے، اور اس پہ پیش رفت بھی ہوتی ہے، اور اس کے طریقہ علاج میں بھی بہتری آتی ہے۔ اسی وجہ سے شاید میڈیکل سائنس کی ترقی کی وجہ سے اب جو عمر ہے وہ دراز ہو رہی ہے اور بیماریوں کی عمر کم ہوتی جا رہی ہے۔ بالکل جناب، سو آٹزم کا علاج کیسے ممکن ہے؟ کیا اس کی مینجمنٹ ہو سکتی ہے؟ اگر خدا نخواستہ پیرنٹس سے یہ غلطی ہو گئی ہے کہ لیٹ پتہ چلا ہے، اگر خدا نخواستہ جو ہے لیٹ پتہ چلنے کے بعد اس کے افیکٹس بہت زیادہ یا کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہو گئی ہے،
तो इससे किस तरह निजात हासिल कर सकते हैं, इस पर बात करने के लिए एक्सपर्ट हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। हमारे साथ आज प्रोग्राम में प्रोफेसर डॉक्टर उज़मा मसरूर मौजूद है, उनसे हम ऑटिज्म के हवाले से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उज़मा। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक। डॉक्टर उज़मा, ये तो जो हमारी समझ थी ऑटिज्म के हवाले से हमने शेयर किया, आप बताइएगा कि ऑटिज्म बेसिकली होता क्या है? चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ। ऑटिज्म बेसिकली एक ना न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। जैसे हम अभी तवाज़न की बात करी थी ना, तवाज़न में तो ये चीज़ है कि एक बैलेंस में है और एक इम्बैलेंस्ड है ना, तो इसमें शायद हम इसको इतना अच्छा रिलेट नहीं कर सकते। कंडीशन का मतलब ये है कि बाय बर्थ ही ब्रेन की अपनी जो फंक्शनिंग है उसका जो यानी कि ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स का जो कनेक्शन है वो एक सर्टेन बिहेवियर की सूरत में मैनिफेस्ट होता है। और बाय बर्थ ही ऐसा होता है कि जनरली बच्चों को 2-3 एरियाज़ हैं जिनमें बड़ी क्लियर आपको नज़र आएगा कि जो रेगुलर डेवलपमेंट है उससे फ़र्क है। मसलन एक तो स्पीच डेवलप होना और बातचीत करना, अगर वो बातचीत करने में डिले हो गए हैं तो वो इशारे से भी उसको कंपनसेट नहीं करना चाहते और कर नहीं सकते। और बाज़ दफ़ा ममलिंग या डिफरेंट टाइप की कोई लैंग्वेज जो ही कहते हैं, बाज़ दफ़ा पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं हम टीवी के सामने ज़्यादा बिठाते हैं, फ़लाँ टाइप के कार्टून है इसलिए ये बच्चा बोलता है। तो स्पीच में एक अनयूजुअलनेस होती है या डिलेड होती है या होती ही नहीं है। पहली चीज़ स्पीच या कम्युनिकेशन है। दूसरी चीज़ जो होती है ना वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, कि आई टू आई कांटेक्ट देना, या फिर अगर कोई बुला रहा है तो उसको रिस्पॉन्ड करना, या इमोशनली रेसिप्रोकेट करना, कोई हंस रहा है तो हंसना आगे से, या जैसे जो लोग कर रहे हैं। तो एक सोशल अंडरस्टैंडिंग जो है ना उसका हमें वहाँ पे फुकदान नज़र आता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि कोई ना कोई ऐसा बिहेवियर होता है जो नॉर्मली बच्चों में नहीं पाया जाता। मसलन ये कि मसलन ज़्यादा देर ऊपर आसमान की तरफ देखते रहना, या बॉडी मैनरिज्म ऐसी कि जो कि बॉडी पोस्चर अजीब सा, या इस तरह की मूवमेंट्स जो होती हैं जो आमतौर पे नहीं होती। इनकी दूसरी निशानी ये है कि ये परसिस्टेंट बहुत होती हैं, ये परसिस्टेंट बहुत होती हैं। आमतौर पे बच्चे कभी एक चीज़ को देख के एक और तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, नेक्स्ट टाइम वो नॉर्मल रिस्पॉन्ड करने लग जाते हैं, या किसी और वक्त में किसी और तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। इनका ये होता है कि ये परसिस्टेंटली एक ही तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। अब देखें चूँकि स्पीच डेवलप नहीं होती तो अपनी बात चूँकि कह नहीं सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो एक तरह की बॉडीली एजिटेशन, एग्रेशन या तोड़ फोड़ में वो अपनी चीज़ को कम्युनिकेट करते हैं। तो ऑटिज़म बेसिकली एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो थोड़ी सी डिविएटेड होती है नॉर्मल बिहेवियर से। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बड़े हो यानी डायग्नोज कब। देखें जितनी सेवेरिटी लेवल होगा उतनी जल्दी डायग्नोसिस के लिए बाज़ दफ़ा ये होता है कि 3-4 साल के पेरेंट्स, बच्चे के पेरेंट्स भी आके कहते हैं कि ये कहीं पर कमरे में होता है या आगे पीछे, तो हम आवाज़ देते हैं वो आवाज़ को रिस्पॉन्ड नहीं करता, या हमारा नाम नहीं लेता, या ऐसा लगता है कि जैसे वो पहचानता ही नहीं, वो अपने ही कामों में बिजी रहता है। तो वो डिपेंडिंग अपॉन द सेवेरिटी लेवल जनरली पेरेंट्स ले आते हैं डॉक्टर्स के पास। और फिर जब बच्चा ग्रो करता है तो जो सवेयर लेवल होता है उसमें तो डेफिनेटली स्पेसिफिक जो इंटरवेंशन प्रोग्राम्स हैं वो देने पड़ते हैं। उसमें बिहेवियरल भी होते हैं, उसमें एजुकेशनल भी होते हैं। लेकिन अगर सेवेरिटी लेवल थोड़ा सा कम है, मसलन मॉडरेट है या कम है, तो बाज़ दफ़ा शुरू में पता ही नहीं चलता। यानी बच्चा जो है वो कम्युनिकेट बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहा, तो कहते हैं कि शायद कम बोलता है, शायद वैसे शाय हो जाता है, लोगों में नहीं खुश होता, तो वो इस तरह की चीज़ें आगे तक चली जाती हैं। अब वो बच्चा जब टीनेजर बनता है, और वैसे भी आप देखें टीनेज में बच्चों की एक होती है ना टेंडेंसी होती है एग्रेसिव होने की, आगे से ऑपोजिशनल टेंडेंसीज आ जाती हैं बच्चों में, या फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो शेयर करने की, वहाँ पे वो बच्चा कह सकते हैं कि उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाता, मार खाता है। लोग ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा शाय है, और कई दफ़ा ये टर्म यूज़ होती है कि बहुत सीधा है, इंट्रोवर्ट भी कहा जाता है। हाँ सीधा है, बहुत ज़्यादा सीधा है, मैनिपुलेट नहीं कर सकता, बात को घुमा फिरा के नहीं कर सकता, क्योंकि वो सोशल अंडरस्टैंडिंग उसकी उतनी डेवलप नहीं होती, तो वो बात को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके या थोड़ा घुमा के करने की बजाय वो स्ट्रेट फॉरवर्डली कर देता है। उससे क्या होता है कि सोशल जो है ना वो प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं। तो अब बात ये है कि ये जो माइल्ड लेवल, आज मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊँ कि छोटी उम्र में और सवेयर लेवल ऑफ ऑटिज्म के लिए तो बहुत प्रोग्राम्स हो चुके हैं कि जिस तरह अब क्या करना है, मैनेजमेंट कैसे करनी है, मेडिसिन का क्या करना है। लेकिन जो यही बच्चे जो माइल्ड लेवल में पे होते हैं और ये ग्रो कर जाते हैं, फिर ये कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, जब उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ शुरू करनी होती है, उस वक्त जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो बहुत सवेयर होते हैं। उनकी 2-3 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स अगर लोगों को मैं बता सकूं और वो अपने जहन में रख सकें। जी प्लीज़। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चा या बड़ा जो भी नॉर्मल बिहेवियर से डिफरेंट बिहेवियर कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे ग्रुप में लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं और वो या तो देता नहीं है या फिर बिल्कुल ऐसे दे देता है कि उसको ये नहीं ख्याल रहता कि बाकी ग्रुप वाले फिर मुझे छोड़ देंगे। मतलब जो सोशल रेपरकशंस होती हैं सोशल बिहेवियर की, वो जनरली वो समझ नहीं पाता।
تو پیرنٹس سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس سے نہیں ہوتا, اس سے وہ اور زیادہ فرسٹریٹ ہوتا ہے. تو ایک تو یہ کہ سوشل جو اس کی کہنا چاہیے ریلیشن شپ ہے وہ بہت افیکٹڈ ہوتی ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی چیزوں کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ کمیونیکیشن میں بھی ایک طرح سے پرابلم ہوتی ہے, کمیونیکیشن ان اے سینس کہ جو وہ فیل کر رہا ہے اس کو بتانے میں اس کو ایشو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو فیل کر رہا ہے وہ بتا نہیں پا رہا, یا بہت اوورلی بتا رہا ہے یا بہت کم بتا رہا ہے, اس کی وجہ سے اپنی ایموشنل پرابلمز اس کی بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. ایموشنل کنٹرول بہت کم ہو چکا ہوتا ہے, کم بھی ہو سکتا ہے اور بہت زیادہ بھی ہو سکتا اچھا ہے. بیسکلی ایک اور چیز کہ یہ ہوتا کیوں ہے, ریزن کیا ہے آٹزم کی, پھر ہم جو ہے اس کی سائن اینڈ سمپٹمز تو آپ نے بتائے. جینیٹک ہے یہ جینیٹک ہوتا ہے, یہ بایولوجیکل ہوتا ہے, یہ نیورولوجیکل ہوتا ہے. یہ ڈیولپ نہیں ہوتا کبھی بھی سرکمسٹانسز یا انوائرمنٹ کی وجہ سے. اچھا, ہاں, ڈیولپ ہوتی ہیں کچھ ایسی کریکٹرسٹکس جو اس کی پرسنالٹی میں انوائرمنٹ کی طرف سے آتی ہیں, لیکن وہ پھر دور بھی ہو جاتی ہیں. جب آپ انوائرمنٹ کو انریچ کریں, انوائرمنٹ کو سپورٹیو رکھیں تو ظاہر ہے وہ ریموو ہو جاتی ہیں, جیسے اگریشن ہو گیا یا سوشل جو آکورڈنس ہے وہ, یہ چیزیں تو ٹھیک ہو جاتی ہیں. لیکن اکثر اوقات جن فیملیز میں بچوں کو آٹزم ہوتا ہے, پیرنٹس کا یہ کہنا ہے کہ ہماری فیملی میں تو دور دور تک کسی کو نہیں ہے, تو وہ کیا اگر ان کیس اگر کسی کو ہو بھی جائے, یا آٹزم والے جو بچے ہیں فیوچر میں جب ان کی شادیاں ہوں, تو کیا کیا پریکاشنری میئرز لینی چاہیے کہ نیکسٹ جنریشن میں یہ نہ جائے؟ پہلے تو پہلی بات کا میں جواب دے دوں کہ آپ بتا رہی ہیں نا کہ وہ ان کا جو جب پیرنٹس جو ہیں ان کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی نا, کہ وہ جنرلی یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس میں نا اس طرح سے ایکسیپٹنس نہیں آ جاتی نا, آ نہیں پاتی ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے انوائرمنٹ اچھی نہیں دی, شاید ہم ٹھیک سے بات نہیں کرتے, شاید گھر میں کوئی ہوتا نہیں ہے. تو وہ ایک سرٹن لیول تک نا ڈینائل پیرنٹس کا چل رہا ہوتا ہے. اور سوشل جب ریلیشن شپ بنانے کا ٹائم آتا ہے اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو بیہیورل پیٹرنس ہیں نا وہ اتنے ریجڈ ہوتے ہیں کہ وہ سمجھانے سے یا بتانے سے, یا میں بتا رہی ہوں نا کہ جب ایک بندہ یا ایک بڑا بچہ یا جو بھی کانسیکوینسز کو نا اگر سمجھ سکے کہ اگر میں یہ کروں گا تو یہ ہوگا, اس وقت آپ کو تھوڑا سا الرٹ ہونا چاہیے. صحیح. اور دوسری بات یہ کہ بہت ریپیٹڈ وہ ہوتا ہے. آپ نے پوچھا, سوری بات یہ کی تھی کہ ہماری فیملی میں نہیں, دیکھیں ضروری نہیں کہ آٹزم ہی ہو فیملی میں, کوئی اور نیورولوجیکل پرابلم ہو سکتا ہے. یعنی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی آٹزم کی کوئی ہلکی پھلکی فارم ہو سکتی ہے جو بعد میں انہیریٹنس میں انٹینس ہو کے نکل آئی ہو, یا پھر وہ جنریشنز جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ پہلے کسی کو ہو, کیونکہ پہلے تو اس طرح کی چیزیں ڈائگنوز ہی نہیں ہوتی تھیں, جنرلی ایسا ہوتا تھا. تو انڈرسٹینڈنگ تو ابھی سائنس خود اس چیز کو ایکسپلور کر رہی ہے, بہت زیادہ ریسرچ اس پہ ہو رہی ہے کہ اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے. اب ہمارے ہاں بڑی واضح تعلیمات ہیں, ہمارا دین بھی کہتا ہے, بزرگ بھی کہتے ہیں, اور یونیورسلی ایکسیپٹنس بھی ہے کہ بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا چاہیے. بالکل شفقت کے ساتھ پیش آنا ایسے بچوں کے ساتھ زیادہ شفقت ہونی چاہیے, یا ان کو ویسے ہی ٹریٹ کرنا چاہیے جیسے گھر میں باقی بچوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, پیار محبت کے ساتھ, اگر ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت ہے تو وہ بھی؟ جی بالکل, میرا خیال ہے کہ عام بچے کی طرح ہی ٹریٹ کرنا چاہیے, لیکن اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ وہ کتنا کسی چیز کو لے سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ انٹرنلی چونکہ فرینڈلی نہیں ہوتے, وہ بات نہیں, تو اگر آپ زیادہ انسسٹ کریں گے تو وہ اس چیز کا دوسرا ریئیکشن بھی آ سکتا ہے. ٹریٹ اس لیے ایک جیسا کرنا چاہیے کہ بچے کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ وہ ایک اسپیشل چائلڈ ہے, یا وہ کسی وجہ سے اس کا بیہیویئر نیگیٹیولی ری انفورس نہ ہو جائے, وہ چیزیں نہ ری انفورس ہو جائیں جو کہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہے کہ بچے کو کرنا چاہیے, لیکن جو بھی کیئر ٹیکر ہے یا اس کی انوائرمنٹ ہے اس کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ بچے کی اپنی یونیک نیڈس کیا ہیں, اس کے حساب سے لے کے چلنا چاہیے بچے کو. صحیح. اچھا ڈاکٹرز, میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی ڈاکٹر عظمیٰ کہ ان کیس جب یہ ڈائگنوز ہو جائے اور بچے کی ایج تھوڑی بڑی ہو, 12 سے 14 سال کے درمیان میں ہو, تو پھر اس کا کیا کیور ممکن ہے یا مینجمنٹ ہوتی ہے, اور کیا علاج ہے بیسکلی اس کا؟ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسے بیہیویئرز ہوتے ہیں جب آپ لیٹ ڈائگنوز ہو رہے ہوتے ہیں بچے, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بیہیویئر کسی بھی طرح سے سیلف ہارم کی طرف جاتے ہوں یا ڈینجرس ہوں بہت زیادہ, مثلاً اگریسو ہو بچہ بہت زیادہ, یا بہت زیادہ ودڈران ہو, یا بہت زیادہ اینشیس ہو, یا بہت زیادہ ڈپریسڈ اور یعنی کہتے ہیں نا الوف ہو جائے. اس صورت میں تو میڈیسن ڈیفینیٹلی انڈیسائسونیس بھی آتی ہے اس میں, جی فیصلہ نہ کرنے کی انڈیسیسونیس بھی آتی ہے, لیکن اگر وہ انزائٹی کے ساتھ ساتھ ہو تو انڈیسیسونیس آتی تو ہے. لیکن اگر انزائٹی کے کوئی بڑے پرومیننٹ سمٹمز ایسے ہیں جو سائیکیٹرک نیچر کے ہیں, ان کو تو ہم میڈیسن سے ضرور ٹریٹ کرنا چاہیے بھی تاکہ وہ سیٹل ہو سکیں.
لیکن اس کے علاوہ جو بیہیورل پیٹرنز ہیں نا ان کے لیے باقاعدہ ہم لوگ جو تھوڑے سے بچے بڑے ہو جاتے ہیں ان کے لیے فیملی کاؤنسلنگ کو بہت امپورٹنٹ قرار دیتے ہیں کہ گھر میں ہر فرد کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس انڈیویجول کی اپنی یونیک نیڈس کیا ہیں, وہ کیسے بات کو سمجھے گا, وہ کیسے بات کو انڈرسٹینڈ کرے گا اور کیسے امپلیمنٹ کرے گا. تو ایک جو ہمارے پاس جو انڈیویجول انٹرونشن پلانز ہوتے ہیں اس میں خود کاؤنسلنگ یا سائیکولوجیکل ہیلپ خود ایک پارٹ ہوتی ہے, جس میں ہم ریگولر بچے کے ساتھ اس کی سوشل انٹریکشن پہ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں کہ اس کو سوشل انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کروائیں. تو کیا ہوگا, یہ انڈیسیسونیس وغیرہ پہ کام کر سکتے ہیں, ڈیسیژن میکنگ پہ, کریٹیکل تھنکنگ پہ. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی اوور آل بھی ایکسیپٹنس سوسائٹی میں بھی بڑھتی ہے, کیونکہ لوگ اس کو ساتھ اس لیے نہیں رکھتے کہ وہ جنرلی لوگوں کی چیزوں کو لے نہیں پاتا. وہ ایکسیپٹنس انڈیویجول لیول پہ, اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی انوائرمنٹ ہے, چاہے وہ گھر ہے, چاہے وہ کوئی انسٹیٹیوشن ہے, وہاں پہ بھی پراپر گائیڈنس دینی ضروری ہے. اب ہمارا جو سب سے بڑا پرابلم ہے, گھر میں پیرنٹس کر لیں گے, بہن بھائی کر لیں گے, لیکن بچہ جیسے ہی باہر نکلے گا, مارکیٹ جائے گا, اسکول جائے گا یا کالج جائے گا, یا پھر رشتہ داروں میں بھی اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ بیچارہ کہہ کے بلایا جاتا ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اس کو روک تھام کے لیے, اس کو مینیج کرنے کے لیے پیرنٹس کو ایک قدم آگے بڑھانا ہوگا, یا لوگوں کو یہ ایٹ لیسٹ پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ بات نہیں کرنی. آئی تھنک دونوں کا کام ہے نا. ابھی اس وقت سب لوگ سن رہے ہیں, اگر وہ ایسی کوئی چیز دیکھتے ہیں اپنی انوائرمنٹ میں تو ایز اے رسپانسبل شہری ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ ایک دم سے ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے. یا چیزوں کو کوئی بھی پیرنٹ نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ مس بیہیو کرے, کوئی بھی پیرنٹ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے بچے کو بلیم کرے. وہ کوشش تو اپنی کرتے ہیں. پیرنٹس کا ایک سٹیپ آگے یہ ہوگا کہ وہ اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں جن کو بتا سکیں ان کو بتائیں اور انفارم کریں کہ اس کے ساتھ جو تھوڑی سی اسپیشل کنڈیشن ہے اس کو ہم, اور پھر ماڈلنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے خود بچے کو بلیم کر دیں گے, ڈانٹ دیں گے, یہ تو پاگل, اس کو تو سمجھ ہی نہیں آتی, اس نے تو ایسے ہی کرنا ہے, تو پھر لوگ بھی یہی کریں گے. تو خود اچھا ماڈل کریں, لوگوں کو بھی انڈرسٹینڈنگ آئے. تیسرا آسپیکٹ بھی ہے کہ بچے کی اپنی کاؤنسلنگ یا اس کی بھی کوئی انٹرونشن پلان میں آپ ایڈمیشن کرائیں یا اس کو ریگولر بھیجیں تاکہ وہ خود بھی سمجھ سکے. تو یہ اوور آل پھر. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عظمیٰ مصروف فار یور ٹائم. اتنا امپورٹنٹ ٹاپک آٹزم, اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اور جان رہے تھے ڈاکٹر عظمیٰ سے, کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے سامنے ہو رہی ہوتی ہیں اور ہم اس کو اگنور کرتے ہیں. جب ہم اس کو اگنور کرتے ہیں تو اس کے کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, کیا افیکٹس ہو سکتے ہیں, اس پر جو ہے ڈاکٹر عظمیٰ نے بات کی ہے. سو بیسکلی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارا رویہ, جب معاشرے کی تشکیل کی بات کرتے ہیں تو ہم اگر خدا نہ خواستہ دیکھتے ہیں, اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ کسی کے بس میں نہیں اور کوئی جان بوجھ کے نہیں کرتا ہے, یا کسی کو اس کی وجہ سے ہم خدا نہ خواستہ اپنے کنسرن کا اظہار بھی کرتے ہیں, تو اس میں بھی وہ لمٹس ہونی چاہیے کہ کسی کو بیچارگی کا احساس نہ دلائیں, کہ اس میں اس کو قصوروار نہ ٹھہرائیں. اچھا, یہاں پہ اس کے پیرنٹس کو قصوروار نہ ٹھہرائیں. رضوان, ایک بہت امپورٹنٹ چیز کہ ہم بینگ اے ٹیچر, بینگ اے مدر, بینگ اے فیملی, ہم نے اپنی فیملی کے بچوں کو بتانا ہے کہ اگر آپ کے اسکول میں کوئی ایسا بچہ ہے جو ذرا ڈفرینٹ ہے, آپ نے اس کو کرٹیسائز نہیں کرنا. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے پیرنٹس اپنے بچوں کو لے کے اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ گھر میں تو ان کو اچھا ماحول مل رہا ہے, لیکن اسکول میں جو کہنے والے ہیں وہ بھی دوسرے بچے ہی ہیں, اور بچوں کو کوئی کیا کہہ سکتا ہے کیونکہ وہ تو معصوم ہوتے ہیں. تو آپ نے اپنے بچوں کو شروع سے سکھانا ہے کہ کوئی ڈفرینٹ ہے, اور ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. بالکل, اور اگر آپ خود یہ نہیں کریں گے, ہاں, جو ہم کرتے ہیں بچے وہی دیکھتے ہیں. سو اگر کچھ خبریں شامل کر لیتے ہیں. خبریں شامل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. بہت سارے لوگوں سے یہ سوال کیا رہا تھا کہ آپ نے گریجویشن کس عمر میں کی. جی جناب, اس سے پتہ چل جاتا ہے کتنی عمر ہے. بالکل جناب, لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بڑے انتھوزیسٹک ہوتے ہیں, بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں تعلیم کو لے کے, اور ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ جو پڑھنا ہے 25 سال سے پہلے پڑھ لو کیونکہ اس کے بعد دماغ کام نہیں کرتا. یہ ہمیں شروع میں اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہم پڑھ لیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. جب تک آپ محنت کرنا چاہتے ہیں, سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی, اور ہر دن آپ سیکھتے ہیں. لیکن تو یہ شعر نہیں ہونا چاہیے تھا نا, یاد ماضی عذاب ہے یار اب چھین لے مجھ سے آپ. میں کبھی یہ شعر پڑھتی بھی نہیں تھی کہ حافظہ چھینی نہ جائے. سو بیسکلی ہم رخ کرتے ہیں برطانیہ کا, جہاں 95 برس کے ایک شخص نے گریجویشن کر لیا, 95 ایئرز ان کی ایج ہے, اور یہ ریٹائرڈ سائیکیٹرسٹ ہیں, اور ڈیوڈ مارجٹ ان کا نام ہے. اور انہوں نے کیا کیا جی, کنگسٹن یونیورسٹی سے جدید یورپی فلسفی میں MA کے ساتھ گریجویشن کی. معمر ترین طالب علم ہے جی. اور اس طرح کی خبریں ہمارے ہاں سے بھی آتی ہیں. ہمارے ہاں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو 70 برس, 75 برس اور 80 برس کی عمر میں امتحانات میں اترتی ہیں. اور جی بالکل, یہ انہوں نے گریجویشن کے لیے بالکل مختلف فیلڈ چوز کیا ہے. اس سے قبل وہ سائیکیٹرسٹ تھے, لیکن اب وہ فلسفی بھی بن گئے ہیں. فلسفے میں انہوں نے گریجویشن کیا ہے. اور یہ ڈگری جو ہے یہ بالکل ہی مختلف ہوتا ہے. اگر ہم میڈیا میں ہیں اور اگر میڈیا اسٹڈیز پڑھا ہے, ہم نے میڈیا سائنسز پڑھا ہے, اور اگر ہمیں کوئی کہے کہ آپ 10 سال کے بعد
या तो बिजनेस पढ़ लें या फिर आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ लें या कुछ और पढ़ लें जो बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट हो, तो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अच्छा चलिए, रिजवान, अब हम मुश्किल ये भी चार्टर्ड होता है, अकाउंटेंट की बात कर लेते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट के इससे हवाले से पहले एक वीडियो बड़ी मजेदार है, उसके हवाले से बात करते हैं, क्योंकि उसको मैं और आप भी बहुत ज्यादा रिलेट कर सकते होंगे। अक्सर औकात हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं और सामने से एक कोई चीज घूम रही होती है और हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। इसी तरह जब हम लाइव रिपोर्टिंग करते हैं तो फील्ड में जाके रिपोर्टिंग करने के और डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, और इसी तरह के किसी चैलेंज का सामना था एक रिपोर्टर को जो कि सैलाब को कवर कर रही थी, और सैलाब को कवर करते करते उनके सामने एक मच्छर आया और उन्होंने उस मच्छर को भगाने की कोशिश की। वो उनके मुंह पर बैठ गया, जब वो नहीं भागा तो उनको फिर अपने मुंह पर ही थप्पड़ मारना पड़ा, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई भी है। और ये जो चैलेंजेस है ये तो खैर मच्छर है। जब रिपोर्टिंग करते हैं, फील्ड में जाके काम करते हैं, तो हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो किसी भी चैनल के हो, रेडियो के हो, टीवी के हो, उनको पता होता है कि बाहर जब जाते हैं तो फिर न सिर्फ मच्छर बल्कि आसपास जो ऑडियंस होती है वो किस हद तक अच्छा, एक परेशान दफा करती एक है। वीडियो ये भी वायरल हुई थी कि एक रिपोर्टर को भैंस ने टक्कर मार दी थी। एक रिपोर्टर जो है वो साइकिल रेस का इफ्तिताह करने गए तो पीछे से साइकिल ने भी टक्कर मार दी। तो ये बड़ी चैलेंजिंग जॉब होती है, यू नेवर नो कि फील्ड में क्या हो रहा है। चलिए, जब आपको बता दें, पाकिस्तान के लिए एजाज है, पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं हुरिया बतूल, और उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के कम उम्र तरीन में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। वैसे तो कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको सारे मॉड्यूल्स करने पड़ते हैं, फिर आपको तवील मेहनत करना पड़ती है, उसके बाद जाके कहीं आप मौका मिलता है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकें। लेकिन हुरिया बतूल ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें उनके लिए एग्जाम्पल सेट किया कि सिर्फ 19 बरस की उम्र में शी इज़ अ CA। जी जनाब, और इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है और दुनिया की कम उम्र तरीन जो ये है चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई हैं। और इससे कबल जो है ये रिकॉर्ड जो था वो बेसिकली भारतीय तालिबा के पास था। सो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए, क्योंकि इनकी जो उम्र है ये 19 साल 202 दिन है। और इससे पहले जो खातून जिनके पास ये, खातून तो नहीं, बच्ची कहूँगी, लड़की कहूँगी, जिनके पास ये रिकॉर्ड था, उनकी 19 साल 303 दिन जो है वो उम्र थी। अब जरा सिर्फ जो क्लासिफिकेशन है उस पे एक इंसान है और वो इंसान है, चाहे इंसान है। चले जी आगे रुक करते हैं। इंसानों की भी मूड की बात होती है। आप जाएं कहीं तैयार होके, आप जाएं कहीं घूमने फिरने, और आप वहां पे जाएं एक बार्बर के पास, उससे कहें मेरा अच्छे से बाल के पास कटवा कौन दो। जाके तैयार होके कौन जाता है? अरे उनके पास तो तैयार होने जब के हम लिए जाते हैं। कहीं जो है घूमने फिरने जाते हैं तो हम नाश्ता करने भी तैयार होके जाते हैं। हम जो है ना अच्छा? इवन बाहर निकलते हैं सुबह, वो भी बड़ा तैयार होके जाते हैं। जब आप अच्छा? दूसरे मुल्क जाते हैं घूमने फिरने तो आप बड़ा जो है एक्साइटेड होते हैं, और अच्छा? फौरन जो है ना वो हम फौरन से तैयार होते हैं क्योंकि हमने पिक्चर्स खिंचवानी है। इसी तरह हुआ जी एक रूसी शहरी के साथ जो कि आया थाईलैंड, और वो बड़ी खुशी से, जिस तरह आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे उसके बाद के एक्सप्रेशंस भी नजर आ रहे हैं, बड़ी खुशी से गया एक हजाम के पास और उसने बाल कटवाए। बाल कटवाते उसने इशारा किया कि ऐसे ना काटे। जब उसने काट दिए, खराब हो गए, तो उस सयाह ने क्या किया कि जो बार्बर था उसके ही बाल उड़ा दिए। उसने कहा तुम्हें पता चलना चाहिए कि ऐसे जब बाल काटते हैं तो क्या फील होता है। तो जाम के लिए तो फिर आसानी होगी ना, उसके बगैर पैसे दिए किसी को, उसने उसकी कटिंग भी होगी और उसके बाल भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये होता है, खैर ये वो मामला है जो दुनिया में हमारे रवैये हैं, लोगों के रवैये हैं और उनके रिस्पॉन्सेज होते हैं। और कहते हैं कि हमारा जो मुआशरा है या फिर हमारी तरबियत है, इसका बड़ा असर होता है। इसमें खाने पीने का भी बड़ा असर होता है। जो हम खाते हैं उसमें कितने मसाला जात हैं, वो किस तरह का फूड है, वो ऑर्गेनिक है, नॉन ऑर्गेनिक है, वो हमारी फास्ट फूड है। पर्सनालिटी पे इफेक्ट करते हैं। कहते हैं हमारे यू आर रवैये व्हाट के यू ऊपर। ईट, जो आप खाते हैं आप वो बन जाते हैं। अक्सर औकात जो है, अब आप रिजवान सोच रहे हैं मैं बहुत आलू खाता हूँ तो मैं ऐसा तो नहीं होता खाता है, आलू। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो आप कार्बोहाइड्रेट्स जैसे हो जाते हैं। इसी तरह जो लोग सब्जियां खाते हैं तो वो सब्जियों की तरह फ्रेश रहते हैं। ये इसके पीछे जो है ना लॉजिक है रिजवान। चलिए जी, अब इस पे कोई बात नहीं करेंगे। हम बढ़ेंगे अपनी मेहमान की जानिब, और अलिशबा अब्बासी हमारे साथ हैं जो कि खाना बनाने में एक्सपर्ट हैं। और क्या Baking। खासियत है हम इनसे खुद पूछेंगे कि वो क्या खास बनाती हैं। कि सारी बातें हमने बताई तो फिर वो क्या बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम अलिशबा, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच अलिशबा फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। अलिशबा ये बताएं कि कमर्शियल लेवल पे कर रही हैं बेकिंग? जी, मैं कमर्शियल लेवल पे बेकिंग कर रही हूँ बिकॉज़ मेरा एक पैशन था कि उसको लेके मैं अपना जो पैशन है उसको आगे मैं एक अर्निंग में स्टार्ट करूँ। सो आई थॉट कि मुझे अपना वही पैशन को लेके एक बिजनेस में टर्न करना चाहिए। सो मैंने उसी को अपने पैशन को लेके, मेरा बेकिंग का बहुत ज़्यादा शौक था तो मैंने वही वाला अब तक कंटिन्यू किया। तो सीखा आपने कहीं से बेकिंग या? नो, इट्स अ सेल्फ लर्निंग। और ये ऑलमोस्ट ऐसा टाइम था जब कोविड का टाइम था तो तब मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम था
तो मेरा यही था कि मुझे कुछ प्रोडक्टिव करना है, क्योंकि वो हमारे पास इट्स अ प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर अस कि हम कुछ कर सकते थे। तो मेरा ये था कि मुझे कुछ प्रोडक्टिव करना है, सो आई थॉट कि इस चीज़ पे जाते हैं। अच्छा, बेसिकली मुझे ये बताएं कि ये स्किल्स होती हैं, आपने ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बनाना आया और आपने बिजनेस कर लिया, आपको मार्केटिंग स्किल्स आनी चाहिए, आपको जो है पता चलना चाहिए कि लॉजिस्टिक्स कितने होने चाहिए, प्रॉपर आपको बजटिंग आनी चाहिए। ये किससे सीखा? कुछ तो आइडिया होगा वालिदा से घर में, या किससे सीखा? नहीं, ये जब भी आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पहले आपको जब भी स्टार्ट करेंगे जितनी प्रैक्टिस करेंगे उससे आप परफेक्ट होते जाते हैं। मेरा ये था कि मैंने जितनी प्रैक्टिस, मिस्टेक्स भी होती हैं, मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा आपकी आती हैं, बट आपको उसको ओवरकम करना चाहिए, अपनी मिस्टेक्स से लर्न करना चाहिए कि कैसे आप उसको बेहतर तरीके से आगे लेके चल सकते हैं। स्टार्ट कब किया? कोविड में स्टार्ट किया? कोविड में स्टार्ट कमर्शियल या घर में? नहीं, पहले तो मैंने घर में घर वालों के लिए बेकिंग करके उनको खिलाया। क्या बनाया? और सबसे पहले मैंने ब्रेडेड ब्रेड बनाई थी, आई रिमेंबर फर्स्ट ब्रेडेड ब्रेड थी। एंड देन फिर मैंने जब स्टार्ट किया, मैंने बहुत छोटे लेवल पे स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरा था कि मुझे देखना है सबसे पहले मेरी टारगेट ऑडियंस कौन सी है और ज़्यादा एक्टिव वो कहाँ पर है, लाइक मेरी परचेज वाले लोग कहाँ पे होंगे मेरी आइटम्स। तो मैंने फिर सबसे पहले इंस्टाग्राम से स्टार्ट किया, देन जो था मैंने फेसबुक से स्टार्ट किया कि जब मुझे अच्छा रिस्पांस आ रहा है इंस्टाग्राम से, क्लाइंट्स बनते जा रहे थे, फीडबैक अच्छा आ रहा था, तो मेरा ख्याल था इसको और एक्सपेंड करना चाहिए। फिर मैंने अपना जो है फेसबुक पे भी स्टार्ट किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो स्टार्ट होता गया, और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम रनिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस। पहले कस्टमर्स तो आपके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार नहीं होते हैं कि आप नहीं, अपने ट्राई नहीं, करें नहीं। कि हमने ये बनाया है और मार्केट में इतने का दस्तयाब है, आप हमसे इतने का खरीद लें? नहीं नहीं, सबसे पहले आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली दे वांट फ्री ऑफ कॉस्ट, बट जो मेरे जितने भी क्लाइंट्स थे वो मेरी फैमिली में से नहीं थे सबसे पहले। और क्योंकि मुझे यही अच्छी चीज़ लगी थी कि मुझे दूसरे लोगों से एक अच्छा फीडबैक आ रहा है। जब आपको पॉजिटिव फीडबैक आता है तो आपको और ज़्यादा शौक होता है कि आप उसको और इंक्रीज़ करें और अच्छे तरीके से आप और प्रोडक्ट्स लॉन्च करें। सही। अच्छा, स्किल्स साथ साथ कौन सी सीखनी पड़ी? कहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है आपको लगा कि नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे तो बड़ा ख़राब हो जाएगा बिजनेस का काम? किससे फिर ऑनलाइन लर्निंग की, या जो चैलेंजेस थे, या जो सबसे बड़ी मिस्टेक थी वो बताएं? सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि थोड़ा सा क्लाइंट डीलिंग में था कि क्लाइंट, क्योंकि आपको एक चीज़ को मनवाना पड़ता है कि आपकी प्रोडक्ट में क्या यूनिकनेस है। जितने भी आपका कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ, उसमें आपकी प्रोडक्ट में यूनिकनेस होना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी प्रोडक्ट यूनिक होगी तो देन आप जो है उसको आगे लेके जा सकते हैं, लोग उसको पसंद करेंगे। अच्छा, अमूमन लोग क्या सवाल करते हैं जब मैं बेकिंग के लिए? पहले से पूछ लेना कि इनकी प्रोडक्ट में यूनिक क्या है सर? हाँ, मेरी प्रोडक्ट्स में जो है मेरा यही मेन जो था टारगेट था कि मुझे एक यूनिक चीज़ आइटम सके। अब लाइक मैंने स्टफ रोजेस इंट्रोड्यूस करवाई थी, दे लुक लाइक रोजेस बट दे आर सेवरी प्रोडक्ट। तो उस तरह मैंने काफ़ी डिफरेंट ब्रेडेड ब्रेड्स, पॉपअप डोनट्स, लाइक वो ऐसी चीज़ें थी कि जो मुझे और बेकरीज में नहीं मिल रही थी। पॉपअप डोनट्स? यस, दे आर सेंटर फिट विद होममेड गनाश। ओके। तो ये आइडियाज खुद कंसीव करती हैं या फिर आइडियाज मैं खुद ही रेसिपी जनरेट करती हूँ। अच्छा, खुद ही जनरेट करती हूँ, और उसको मेरा होता है कि मैं उसको और बेहतर तरीके से इम्प्रूव करती जाऊँ, विद टाइम न्यू फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस करवाऊँ जो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा लिशबा, साथ में कुछ और भी कर रही हैं या इसको पार्ट टाइम लेके चल रही हैं? फुल टाइम बिजनेस है आपका ये? आई एम ऑल्सो स्टूडेंट एंड ऑल्सो इवेंट प्लानर, ओके। तो ये चीज़ें साथ मैनेज करना आपको पड़ता है। What you are studying? पहले इवेंट प्लान करें और इवेंट पे और वहाँ पे जो है केटरिंग भी खुद करें, है ना? ये होता है कि क्योंकि आपको पाकिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये स्टेक कर ली कि यू आर नॉट इन दिस एज कि आपको स्टार्ट करें, इट डजंट मैटर। आपको जो है कोई भी स्किल हो उसको पॉलिश करना चाहिए, उसको आगे लेके चलना चाहिए कि कैसे आप उसको बेहतर तरीके से लेके जा सकते हैं और उसको अपना सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। तो मैंने भी अपना ऐसे स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई रिश्मा, हम देखते हैं कि कोई भी शौक हो, पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, बहन भाई भी सपोर्ट करते हैं कि चलें इसका शौक है, 2000, 4000, 5000 दिन का खर्चा आ जाएगा, जो रॉ मटेरियल्स आते हैं, तो एक केक बना ले, 2 बना ले और उसके बाद खा लेंगे, ठीक है। लेकिन जब प्रोफेशनली स्टार्ट करते हैं, जब आप कस्टमर डीलिंग की तरफ जाते हैं, तो आपको रॉ मटेरियल भी ज़्यादा चाहिए, आपको नहीं मालूम होता कि कब कितना बड़ा ऑर्डर आ जाएगा और कितने आपको चीज़ें तैयार करनी है। फिर वेरिएशन भी होनी चाहिए, सिर्फ केक बेकिंग या डोनट्स बना लेना, या आप कप केक्स अगर तैयार करते हैं, या इसमें आपकी बाकी जो फूड पूरी लाइन आ जाती है बेकिंग आइटम्स की जो घर में तैयार होती है,
تو اس کے لیے تو پھر آپ کو انویسٹمنٹ زیادہ کرنی پڑتی ہے. وہ انویسٹمنٹ کی اپنی سیونگز تھی یا پھر کسی کو آپ نے کنونس کیا؟ نہیں, میں نے جب اپنا فرسٹ اسٹیپ اسٹارٹ کیا تھا تو میں نے کوئی اپنی انویسٹمنٹ نہیں کی تھی. اچھا. کسی بھی ہر بزنس میں یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کو پہلے بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنی ہو. آپ اپنے گھر سے چھوٹا سا بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. میں نے بالکل اپنے گھر سے اپنے کچن سے اسٹارٹ کیا, وہیں سے را مٹیریلز اٹھائے اینڈ دین آئی اسٹارٹ بیکنگ. اور اس میں کسی بھی بزنس میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. ایون جیسے میں ایونٹ پلانر ہوں تو بھی ایسے نہیں, آپ کلائنٹ سے اپنے وہ پیسے لیں گے دین آپ وہ ایونٹ پہ لگائیں گے. تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ لیکن بیکنگ کو سیکھنے کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے مہنگا شوق ہے, چیزیں مہنگی آتی ہیں, ہم دیکھتے ہیں اکوپمنٹس مہنگے آتے ہیں اور اس کو ہم ایسے نہیں کر سکتے. اگر میئرنگ کپ ہے تو میئرنگ کپ سے ہی ہوگا, میں اس کپ سے ڈالوں گی نہیں, جس طرح ہم چاول پکا لیتے ہیں. تو بیکنگ کے بارے میں کہا تو یہ جاتا ہے کہ مہنگا شوق ہے. پہلی کمائی جو پروفٹ تھا وہ کتنا ہوا؟ پہلا میرا آرڈر تھا اٹ واز آلموسٹ 2800 کا تھا. بہت منیمل آرڈر تھا میرا, لائک جو اب میں آرڈرز لیتی ہوں اس کے مقابلے میں بہت کم تھا. لائک میرا اس ٹائم مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ مجھے پروفٹ مارجن کتنا رکھنا ہے اپنا, ٹھیک ہے, میری کاسٹ پرائز کیا جا رہی ہے, کیونکہ میں وہ اپنے کچن میں سے یوز کر رہی تھی وہ مٹیریل. تو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ فائدہ ہوا. فائدہ ہوا کیونکہ ویٹ ٹائم میں نے لرن کیا کہ مجھے اپنی پرائزنگ کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے. پہلے اسٹیج پہ تو مجھے نہیں, فرسٹ آرڈر پہ پتہ تھا کہ کیا پرائزنگ ہے, کیا کاسٹ پرائز مجھے پڑے گی, آئیڈیا نہیں تھا. تو کوئی بھی بزنس ہوتا ہے ہمارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے اس میں پرو ہونا چاہیے. ایسی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کو کوئی بھی, آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے آپ اس کو اسٹارٹ کریں. آپ کے پاس اچھی فوٹوگرافی اسکلز ہونے چاہیے, یہ میٹر بہت کرتا ہے. آپ کی پروڈکٹ اپیلنگ لگنی چاہیے, کوئی بھی ہو. اسکلز بھی تو ہونے چاہیے. ایگزیکٹلی, رائٹنگ اسکل ضروری ہے, بیکاز آپ کی جب کیچی کیپشن ہوگی آپ اس کو اتنے اچھے طریقے سے ڈسکرائب کریں گے کہ واٹ یو آر آفرنگ. پھر آپ کو اپنے کلائنٹس کو بس سمجھا سکیں گے کہ آپ کی پروڈکٹ یونیک کیا ہے, آپ کی پروڈکٹ میں چینجز کیا ہیں, جو مارکیٹ میں جو مل رہی ہے اس سے کیا ڈفرینس. اچھا الشفا, سارے ڈیجیٹل مارکیٹنگ والے اسکلز, ڈیجیٹل مارکیٹنگ والے اسکلز ہیں. اچھا یہ بتائیں, یو ہیو 30 سیکنڈس, اپنی پروڈکٹس کے حوالے سے بتائیں تاکہ جو ہماری یوتھ دیکھ رہی ہے جنہوں نے چھوٹے چھوٹے اپنے بزنس کرنے ہیں, انٹرپرینورشپ کی طرف آ رہی ہیں, اسٹارٹ اپس کی طرف آ رہی ہیں, ان کو اپنا آپ کہیں پریزنٹ کرنا پڑتا ہے, کسی آرگنائزیشن میں جانا پڑتا ہے. آپ سے اگر کوئی کلائنٹ بات کرے یا میں آپ سے بات کری ہوں کہ میں نے آپ سے جو ہے وہ بہت سے ڈونٹس بنوانے ہیں, آپ ذرا اپنے بارے میں بتائیں, تو کس طرح بتائیں گی؟ میں سب سے پہلے اپنا ان کو ویلکم, سب سے پہلے آپ کو گریٹنگس کے ساتھ ضرور کرنا ہے, ٹھیک ہے. دین آپ کو ان سے کسٹمر کی ڈیمانڈ پوچھنی ہے, آپ کو کیا چاہیے, واٹ یو پریفر. جو آپ کی ڈیمانڈ ہوگی دین میں اس کے اکارڈنگ بتاؤں گی کہ یہ چیزیں ہم آفر کر رہے ہیں, یہ ہمارا مینیو کارڈ ہے. اب اس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں, اف یو وانٹ ان بلک آرڈرس آپ کو اتنے % ڈسکاؤنٹ ملے گا. ڈسکاؤنٹ میٹرز الاٹ. آپ جب بھی کوئی بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں اس میں ڈسکاؤنٹ, ڈیلز, یہ بہت میٹر کرتی ہیں. اب جب لوگوں کو ڈسکاؤنٹ اور ڈیلز آفر کریں گے دین آپ کا نیکسٹ ٹائم وہ آپ کو پھر کلائنٹ بنیں گے. اگر ایک دفعہ آپ نے فرسٹ ٹائم نہیں آفر کیا, آپ ان کو کہیں کہ نیکسٹ ٹائم وین یو آرڈر آئی ول آفر یو 10% ڈسکاؤنٹ, آئی ول آفر یو دس ڈیل. تو کلائنٹ آپ کے پاس اس طرح دوبارہ آتا ہے. تو یہ آپ سب سے پہلے چیز کریں, اور پھر آپ ان کو بتائیں کہ آپ کی پروڈکٹ ایسی ہے, آپ کی پروڈکٹ میں یہ یونیکنیس ہے جو مارکیٹ میں آپ کو مل رہا ہے وہ پہلے بیکڈ ہوا مل رہا ہے. آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ فریشلی بیکڈ ہے, ایون یو ڈیلیور ان ہاٹ, لائک وہ ایک دم گرم گرم آپ کے پاس کلائنٹ کے پاس پہنچتی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے رات کا بنایا اینڈ یو ڈیلیور ایٹ دس ٹائم. تو وہ یہ آپ اپنی فریشنس بتائیں گے, اپنی یونیکنیس بتائیں گے تو کلائنٹ ضرور آئے گا آپ کے پاس. اچھا الشفا, آپ کی جو بات سن کے مجھے لگ رہا ہے کہ بزنس شروع کر لینا چاہیے, کوئی بھی بزنس شروع کر لینا چاہیے, صرف آپ کے پاس ول ہونی چاہیے اور آپ کامیاب ہیں, لیکن چیلنجز تو ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. کیا چیلنجز رہے؟ چیلنجز بہت فیس کرنے پڑتے ہیں. آپ کو ہر کوئی سپورٹ نہیں کرتا. مائی فیملی سپورٹ می الاٹ, بٹ ڈفرینٹ فیملیز آئی الاٹ کے لوگوں کو جو ہے ان کی فیملیز سپورٹ نہیں کرتی. تو وہ جو بھی چیلنجز ہوتے ہیں اس کو فیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اگر آپ کو کسی بھی چیز کو اسٹارٹ کرنا ہے اس کے ساتھ اسٹیک ہونا ہے, آپ کے اندر پیشنس بہت ضروری ہے. اگر کوئی بھی بزنس لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں اینڈ دے سیٹ کہ ہمیں اس کا رزلٹ جو ہے اگلے دن ہی ملنا چاہیے, ایسا نہیں ہوتا. اٹ ٹکس اے لاٹ آف ٹائم, آلموسٹ آپ کو کبھی 1 سال بھی لگ جاتا ہے, اگر آپ بہت جائیں تو 1 سال بھی لگ جاتے ہیں. بٹ آپ کو اس کے ساتھ کنسسٹنٹ ہو کے رہنا چاہیے کہ کیسے آپ اپنے بزنس کو امپروو کرتے ہیں. ہر وقت نیو اسکلز آپ کو اپنے میں فائنڈ کریں کہ آپ کیسے اور بہتر کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا الشفا, پڑھ بھی آپ بزنس ہی رہی ہیں؟ نہیں, میں BS ہوم اکنامکس کر رہی ہوں, تو اس میں جو ہے کمپلیمنٹ کر رہا ہے, تھوڑا سا مل رہا ہے, بٹ اس میں جو ہے میرا سبجیکٹ جو میں اسپیشلائزیشن جس میں کر رہی ہوں وہ ڈفرینٹ ہے.
मैं डेवलपमेंटल साइंसेस कर रही हूँ और उससे थोड़ा काफ़ी हट के वो साइकोलॉजी में आ जाता है और ये चीज़ हट के। अच्छा मुझे ये बताइएगा अलिशबा कि जब आपने स्टार्ट किया, जिस तरह आपने बताया कि कोविड के दौरान स्टार्ट किया, सबसे ज़्यादा एक कॉमन चीज़ जो कि क्लाइंट पूछता है एंड दैट्स वेरी इरिटेटिंग, वो आप हमारे साथ शेयर कर लें ताकि हम किसी से ना वो पूछा करें। एक चीज़ तो आपने खुद ही बता दी ना कि हम फ्रेश डिलीवर करें, एक और चीज़ जो आपको बड़ा इरिटेट करती है। मोस्टली लोगों का ये होता है कि हमारी प्रोडक्ट एग्जैक्ट इस टाइम पहुंचेगी, एग्जैक्ट यही चीज़ मिलेगी। लोगों को ये क्वेरीज होती है क्योंकि उनके प्रॉब्लम नहीं होता, बिकॉज दे फेस दिस। ऑनलाइन बिजनेसेस में ये भी होता है, जो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया, कि वो प्रोडक्ट कुछ और शो कर रहे होते हैं और उनके क्लाइंट को कुछ और मिल रहा होता है। इस वजह से ये क्वेश्चन बहुत आता है कि ये प्रोडक्ट एग्जैक्ट सेम होगी कि नहीं होगी। और कभी ऐसा हुआ कि प्रोडक्ट बना रहे थे, केक बनाया, ऊपर तक पहुंचा, सेकंड टायर पे पता लगा ओहो ये तो मिस्टेक हो गई? ये ऐसे कभी हो जाता है आपके साथ, जब आपका लाइक टेम्परेचर वो ना हो जो आपके प्रोडक्ट को ज़रूरत है, ठीक है। लाइक मेरे साथ एक दफ़ा हुआ था कि मेरी ब्राउनीज थी, लाइक वो क्रैक्स नहीं बनी थी, तो फिर वो आप क्लाइंट को वो चीज़ तो नहीं भेज सकते। आई मेक अनदर बैच और वो मैंने फिर डिलीवर किया, बिकॉज क्लाइंट आपको पे कर रहा होता है। आपको एग्जैक्ट वो प्रोडक्ट तो देना चाहिए। टाइम तो आगे हो गया होगा। नहीं, टाइम मैनेजमेंट आपकी बहुत ज़रूरी है। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट किया आपने, क्लाइंट से जब आपने पैसे पकड़े हैं तो ऑब्वियसली आपको जो है आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने क्लाइंट को कहा कि आपने 4 बजे डिलीवर करना है, आपके 7-8 बज गए, आपने डिलीवर नहीं किया। आपको प्रोडक्ट जो है आपने ऑलमोस्ट 2 बजे आपको रेडी करना चाहिए। हेल्पिंग हैंड्स कितने हैं आपके? मैं खुद ही करती हूँ, मेरी फैमिली जो है वो मुझे काफ़ी सपोर्ट करती है, लाइक हर चीज़ में डिलीवर मुझे करने भी help- खुद जाती हैं? नहीं, मैं थर्ड पार्टी सर्विस यूज़ करती हूँ, जबरदस्त। तो उसके थ्रू बहुत ईजी हो जाते हैं। पाकिस्तान में कुछ भी मुश्किल नहीं है, वुमेन एम्पावरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ कुछ अर्सा पहले भी हमने इस पे बात की थी कि खासतौर पर ये जो मोबाइल पेमेंट सिस्टम आया है उसने बहुत सारी ख़वातीन को एम्पावर भी किया है और उनके लिए फाइनेंशियल डोर्स ओपन कर दिए हैं, तो आप भी उससे इस्तेफादा कर रही हैं और फिर उसमें ट्रस्ट भी है लोगों का। एग्जैक्टली बहुत ज़रूरी है। जैसे अब हमारे पास बहुत इजी ऐप्स आ गई हैं, उसके पहले लोगों को जाना पड़ता था कि बैंक में जाके चेक्स लेने पड़ते थे, अब उनके सब कुछ फ़ोन में है। अब हर एक बिज़नेस जो है आपके एक स्मार्टफोन आपके पास होना ज़रूरी है, उसके थ्रू आप हर एक बिज़नेस कर सकते हैं। पेमेंट्स आपकी ऑनलाइन ट्रांसफ़र होगी, आप उसी वक्त चेक करके अपने क्लाइंट को इन्फॉर्म कर देंगे कि ये पेमेंट रिसीव हो गई। क्लाइंट का और आपके में ट्रस्ट बिल्ड होना बहुत ज़रूरी। अच्छा अलिशबा, अब फैमिली से पॉकेट मनी लेती हैं बीइंग अ स्टूडेंट या नहीं? नहीं, नहीं। अब मैं लाइक आई कैन हैंडल एवरीथिंग, लाइक क्योंकि आपको Like it's a proud feeling, yes. Like it's a proud feeling that you are a student और आप खुद अर्न कर रही हैं। तो आप रिजवान लेते हैं और देखिए हम नहीं लेते हैं, है ना अलिशबा? Yes. So that's women अच्छा, अलिशबा, empowerment. women empowerment is very important. स्किल्स को मजीद बेहतर कैसे किया जा सकता है? स्किल को बेहतर, बेकिंग स्किल्स को खास बेकिंग स्किल को अब प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है। दूसरा मेजरमेंट्स, लोग घर के कप्स के साथ मेजर करके इस चीज़ बेकिंग स्टार्ट कर देते, कोई भी रेसिपी को फॉलो करें, ऐसा नहीं होता। उसके लिए बेकिंग के लिए आपको प्रॉपर इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं। जैसे आपने पहले कहा कि उसमें एक महंगा शौक है, एक महंगा है बट वो आपकी लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है चीज़ों की। जो आप टूल्स लेते हैं, जितने उसमें मटेरियल आप यूज़ करते हैं, नॉट रॉ मटेरियल, बाकी जो आपके पास होते हैं इक्विपमेंट्स, टूल्स, वो आपकी लाइफ टाइम। हाँ, बाद में आप उसमें fixed आटा भी investment गूंद होती है, सकते हैं जो fixed आपके डोनेट करने Yes. वाला होता है। लेकिन अलिशबा एट द एंड कुछ शॉर्ट सा पैगाम खवातीन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जिस तरह वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के हवाले से बात करिए, तो कोई शॉर्ट सा मैसेज, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस, वुमेन एम्पावरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ जो हर किसी को व्हेन दे आर वांट टू स्टार्ट समथिंग बिग इन देयर लाइफ, एक चीज़ दिमाग में आती है, शाइनेस। व्हेन यू थिंक शाय, यू एक्ट शाय। Exactly. व्हेन यू थिंक कॉन्फिडेंटली, यू विल एक्ट Act कॉन्फिडेंटली। confidently. तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। आपने ये नहीं कि आपने ये बिजनेस करना है तो आपने इस चीज़ में शर्माना, नहीं। जब आप वही चीज़ आगे जाके करेंगे, जो लोग आपको इस चीज़ में बुरा मनाते थे, दे विल कॉन्टेक्ट यू। ठीक है। Exactly. Thank you बहुत so शुक्रिया, much अलिशबा for your अलिशबा। time. You're welcome. बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया अलिशबा ने कि if you think shy, you will act shy. अगर आप कॉन्फिडेंटली सोचेंगे तो आप कॉन्फिडेंटली एक्ट भी जैसा करेंगे। गुमान करोगे वैसा होना शुरू हो बिल्कुल जाएगा और ये जो हमारा पूरा सिस्टम है वो काम भी ऐसे ही करता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अलिशबा, न सिर्फ अलिशबा बल्कि और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन, हमारे बहुत सारे ऐसे नौजवान जो कि मेहनत कर रहे हैं, स्टार्टअप्स कर रहे हैं, जितना मौका मिल रहा है, जितना मार्जिन मिल रहा है, उसमें अपने पूरे के पूरे पर खोल के उड़ने की कोशिश कर रहे हैं और यही वो कामयाबी की
پہلی سیڑھی ہے جس پر اگر ہمارے نوجوان قدم رکھتے ہیں تو اس سے نہ صرف ہمیں پرسنلی بلکہ ہمیں سوشلی بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اکنامکلی بھی ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ بالکل جناب، اور اسی بات پہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کیونکہ پروگرام کا وقت ہو گیا ہے ختم۔ اپنی میزبان مانور قریشی اور اس بار کے لیے ہم ان کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل صبح آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔